उनकी दे दो उनको। तुम आगे आओ, तुम यहाँ आगे आओ। अरे यहाँ आगे, यहाँ आओ, ये लो। फिर दो बैठ गए, हटो वहां से, तुम हटो, इधर आओ। कह रहे हैं बार बार अलग अलग बैठो, फिर भी नहीं आ रहा समझ में। लो ये पकड़ो, लेकिन अभी दे देना, निशान मत लगाना इस पर, जाना मैं वापस दे देना। देखो, तो हम लोग डाइजेशन कर रहे थे, स्टार्ट हो गया सर? सर स्टार्ट कर दिया शिवम सर? हाँ हो तो गया, लेकिन उसको देखे रहिए थोड़ी देर, उसको थोड़ी देर देखे रहिए, चल रहा है कि रुक गया। ये देख लीजिए, वो स्टार्ट होके फिर रुक जा रहा है। देखिए सर, हाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट सर, थोड़ा देखते रहिएगा। अभी एकदम से चला जाता है, फिर उसमें वो आता है कि डाटा नहीं है, ऐसा कुछ। रिचार्ज कल ख़त्म होना है। हाँ चलो देखो, कल ना जूम पे क्लास ले नहीं पाया था, इसलिए ना, इसके लिए सॉरी भाई। चलो नहीं, सारे लोग जूम ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, समझे आप? और तैयार रहो कि ऑनलाइन के लिए, है ना भाई? नहीं समझे? हाँ क्या? हमारे गांव में यूट्यूब नहीं है सर। हाँ घर जाओ, यहाँ तो ना रहेंगे, घर पे रहेंगे। चलो देखो, अब मेरी बात सुनो भाई, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? नहीं समझे, है ना? अगर बंद होता है, नहीं वैसे पढ़ाएंगे यूट्यूब पे भी, लेकिन देखो यार ऐसा है ना, चलो छोड़ो, हटाओ। क्या कहना, क्या नाम है? तो कल के लिए तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं? नहीं समझे? अभी कह देंगे हो गए बंद, तब क्या करोगे? पिछले 2 साल से होता है कि बंद हो जाता है, फिर कुछ आधे कहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, और आधे जो कहते हैं ये वो, बाद में एग्ज़ाम तो होता ही है कि नहीं? एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे हैं? उसमें लोग जो काम कर जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं समझे? कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, सर समझ नहीं आता, आवाज़ नहीं आती, ये प्रॉब्लम है, फला प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है ना? नहीं समझे? आँखों में दर्द हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना? हाँ घर का काम था, पड़ोसी का काम था, है ना सर? कर दिया सर, है ना? नहीं समझे? हाँ गुड आफ्टरनून शांभवी शुक्ला, वंदना कृष्णा, ठीक है भैया, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब आप तैयार रहिए, है ना? नहीं समझे? हम नहीं कहते हैं कि हो ऐसा, लेकिन हो जाए तो उसके लिए तैयार रहिए, मेरा कहने का मतलब ये है इतना। नहीं समझे? ठीक है, चलो 1 मिनट रुकिए, समझदार हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। 1 मिनट, चलो भाई, तुम्हारा मास्क कहाँ है? ऊपर रखो। तुम्हारा कहाँ है? हम कह रहे हैं मास्क ऊपर है भाई, सीधे से, है ना? बिना मास्क के नहीं, है ना? चलो अब मेरी बात सुनो। देखो भाई, हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, और हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया था कि व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन हम किस लिए करते हैं, और एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत क्या है ना? तो हमने कहा था सर हमारी बॉडी की, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, पिछली क्लास में हमने ये बताया आपको कि हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, हमारी बॉडी को चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए सर? एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और क्या चाहिए सर? हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी है,
और हमारी बॉडी को क्या करनी है, रिपेयर करनी है। क्या करनी है सर, रिपेयर है। ये 3 चीज़ें हमको करनी है। कितनी चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें। एक तो पहली चीज़ हमको क्या करनी है बेटा, पहली चीज़ हमको एनर्जी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ग्रोथ, और तीसरी चीज़ रिपेयर। और ये सारी की सारी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं वाया द फूड, वाया द फूड। हम फूड के द्वारा ये सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं अपने अंदर। इन 3 चीज़ों के, इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या लेते हैं, फूड। अब जो फूड हम लेते हैं इनसे इन 3 चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन जो हमारा फूड है वो फूड हम जो खाते हैं वो होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। वो क्या होता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को एज इट इज़ अपन कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो अपन को डाइजेशन किस लिए करना है सर, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और बेटा ये फूड क्यों चाहिए सर, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। अब एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए जो हम फूड लेते हैं उस फूड में हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए और कम अमाउंट में क्या चाहिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है हमको मेजर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए। और सर हमें जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ध्यान से सुनेगा, हमें जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए वो हमें विटामिन्स चाहिए और मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, विटामिन्स और मिनरल्स। हमारे जो विटामिन्स हैं और हमारे जो मिनरल्स हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ते हैं। इसके अलावा, फूड के अलावा हमको एक चीज़ और चाहिए जिसका नाम है बेटा वाटर। क्या नाम है, वाटर। क्योंकि वाटर किस लिए चाहिए, क्योंकि विदाउट वाटर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है मेन एरिना ऑफ लाइफ साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में बेटा 80 to 90% वाटर है। इट मीन्स हमारा जो मीडियम है, जो वाटर, उसी में वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, है ना भाई, है ना। तुम 11th में 12th में पास आउट हो, रिपीटर हो, एक तैयारी कर चुके हो, ठीक है। चलो, तो एनसीईआरटी के बिना घूम रहे हो, तभी 1 साल लग गया। अब मत छोड़ना, मतलब नहीं, अब एनसीईआरटी मत छोड़ना। अब फिर भटके तो फिर 1 साल और जाएगा, है ना। नहीं समझे, बात बुरी लग सकती बट सच्चाई यही है। समझे कि नहीं समझे, एनसीईआरटी से दूर नहीं जाना है। आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो हम ये कह रहे हैं सर, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो फूड है, हम जो खाना खाते हैं उस फूड में, हमारे फूड में ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन, फैट होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए, है ना। और ये नहीं कह रहे कि केवल आलू ही खा लो, है ना, ऐसा तुम्हारा मेस वाला करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें स्मॉल क्वांटिटी में मिनरल्स भी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन भी चाहिए। और विटामिन ये एक टर्म है, लेकिन ये बहुत बढ़िया टर्म है सर, इंपॉर्टेंट है सर, है ना। विटामिन के बारे में मैंने बताया 2 टाइप की मेजर विटामिन, एक आपकी थी फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी सी इज द वाटर सॉल्युबल, ए डी ई के इज द फैट सॉल्युबल। और मैंने कहा था, होमवर्क दिया था, मैंने कहा था साहब मालिक आप याद कर लीजिएगा हमारे जो विटामिन्स हैं उनके कॉमन नेम और उनसे होने वाली मैंने जो डिजीजेस बताई थी। ऑनलाइन वालों को मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप मैसेज कर देना सारे लोग, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। अजय, आर्यन यादव, वैष्णवी चौरसिया, ठीक है, ठीक है, डन। चलो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ विटामिन्स, आपकी एक विटामिन जरूर याद रखिएगा, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, जिसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। साइनोकोबालामाइन वो एक विटामिन B12 है जिसकी कमी से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और आप ADE के तो याद ही रखिएगा, वो मैंने बता दिया था आपको, इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सर डाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है, मैंने कहा था डाइजेशन 2 तरीके का है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ह्यूमन में ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। कहाँ पर होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट, कितने पार्ट सर, 2 पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड वन इज योर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कल की क्लास में, परसों की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था एलिमेंट्री कैनाल। मैंने कहा था एलिमेंट्री कैनाल एक वो कैविटी है जिसके अंदर डाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, डाइजेशन, यानी कि पाचन। क्या किया जा रहा है, पाचन।
और बेटा एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास शुरुआत जो हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो देखा जाए तो एक तरीके से सीलेंट्रेटा से हो रही है ना, बट एक्चुअली वहां तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग मुझे गोली मार लेंगे, अरे सर ये कैसे करो, वो तो टिश्यू लेवल था, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैंने कहा कि वहां पर इसकी नींव रखी गई, वहां पर इनकम्प्लीट कैविटी बन रही है, सीलेंट्रॉन जिसे कहते हैं। सीलेंट्रॉन इज अ कैविटी वेयर द डाइजेशन टेक प्लेस बट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। कैसा? पार्शियली। ओके देन लेकिन आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां बना? एसके हेलमिंथीज में। उसके पहले कैसा है? इनकम्प्लीट, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आने और जाने का एक ही रास्ता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसलिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटीरियरली माउथ है और पोस्टीरियरली एनस है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है सर एंटीरियर ओपनिंग इज योर माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज योर एनस। ये बात भी मैंने कल की क्लास में बता दी थी, यानी पिछली क्लास में मैंने बता दी थी। ठीक है सर, एलिमेंट्री कैनाल में कितनी ओपनिंग? 2, एंटीरियर माउथ और पोस्टीरियर एनस। अब मेरी बात सुनेगा, माउथ के बाद जो आपका जो स्पेस है, माउथ के अंदर जो स्पेस है जहां पर आप लेकर के खाना रखते हो, जहां उसे चबाते हो, दैट स्पेस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। इस स्पेस को अपन लोग क्या कहते हैं? दैट स्पेस इज कॉल्ड ओरल कैविटी, या इसी को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। और बेटा इस बक्कल कैविटी की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, अगर हम इस बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं तो बक्कल कैविटी हमारी जो होती है, इसमें मैंने कहा था अगर हम एंटीरियरली देखें, जैसे आप इस साइड से मेरे बक्कल कैविटी को देखो तो एंटीरियर साइड में लिप्स है, पोस्टीरियरली फेरिंग्स है, लेटरली चीक्स है, अपर पैलेट एंड लोअर पैलेट। अगर साइड व्यू से आप देखो तो ये एंटीरियर हुआ, ये पोस्टीरियर होगा, है ना भैया। तो बक्कल कैविटी जो हमारी है, इस बक्कल कैविटी के अंदर मैंने कहा था, इस बक्कल कैविटी के अंदर डीटीएच लगा होता है। क्या लगा होता है? डीटीएच। सर डी फॉर होता है डाइफायोडोन। डी फॉर क्या होता है? डाइफायोडोन। यानी कि सर हम लोगों की टीथ लाइफ में 2 बार निकलते हैं। ठीक है, एक वो टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्की टीथ कहते हैं, या जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ कह रहे हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। सर ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिडुअस किसका नाम है ना। तो बेटा वो टीथ जो हमारी लाइफ में, जिन्हें हम मिल्की टीथ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? जिन्हें मिल्की टीथ, या जिन्हें कह रहे हैं टेम्परेरी टीथ, या जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, है ना। कहते हैं ना दूध के दांत है अभी तुम्हारे, अभी, है ना। तो वो वाले जो टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं, वो आपके डेसिडुअस टीथ कहलाते हैं, है ना। और बेटा आपका ध्यान से सुनेगा, जो आपके प्रेजेंट टाइम में टीथ हैं वो कौन से हैं? परमानेंट टीथ हैं। इनको हम लोग एडल्ट टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडल्ट टीथ भी कहते हैं। तो हमारी लाइफ में 2 बार टीथ निकलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? डाइफायोडोन। क्या कहते हैं? हमारे टीथ सॉकेट में होते हैं। किस में होते हैं? सॉकेटेड टीथ हैं। कैसे टीथ हैं? सॉकेटेड, क्योंकि सॉकेट में धस, जैसे पेन है और ये सॉकेट में ऐसे धसा हुआ है, जैसे सॉकेट बोलते हैं ना, सॉकेट में हम लगाते हैं ना, किसी भी स्विच में लगाते हैं ना, सॉकेट बोलते हैं उसको। तो सॉकेटेड टीथ हैं, इस वजह से हमारे टीथ को बोलते हैं ठीकोडोंट। क्या बोलते हैं? ठीकोडोंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठीकोडोंट? सॉकेटेड टीथ। और बेटा उस सॉकेट को इसे देखो, सॉकेट कह रहे हैं ना, सॉकेटेड जॉ बोन्स, है ना। हमारे जॉ बोन में सॉकेट में धसे होते हैं, और इस सॉकेट को एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलस। एल्वोलाई नहीं कहते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि हमारे जो टीथ है बेटा, हमारे जो टीथ हैं, ये हमारे टीथ बेटा कितने टाइप के होते हैं? हमारे टीथ होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। एक वो होते हैं जो काटने वाले, एक चिड़ने फाड़ने वाले, एक चबाने वाले, है ना। तो यहां पर कह रहा है सर जो काटने वाले हैं उन्हें कहते हैं इंसिजन्स, फिर कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। और बेटा हमारे टीथ 4 प्रकार के हैं, इस वजह से हम इसे बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। इस कंडीशन को अपन लोग क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट। इस कंडीशन को अपन लोग क्या कहते हैं? ये कंडीशन जो हमारे सामने निकल के आती है, इस कंडीशन को अपन लोग नाम क्या देते हैं बेटा? हेट्रोडोंट कंडीशन। क्या नाम देते हैं बेटा? हेट्रोडोंट कंडीशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हेट्रोडोंट कंडीशन आती है। इसके बाद हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो टीथ है बेटा, हमारा जो टीथ है, इसको पढ़ने के लिए हमने एक डेंटल फार्मूला पढ़ा था। डेंटल फार्मूला होता है ईच हाफ अपर जॉ अपॉन ईच हाफ लोअर जॉ, है ना। अब ईच हाफ अपर जॉ का मतलब आपका क्या हुआ? जैसे अब यहां पर ह्यूमन का डेंटल फार्मूला, आपकी एनसीईआरटी ये डेंटल फार्मूला देती है, ठीक है सर। 21-23/21-23, ठीक है। 21-23/21-23 आपका डेंटल फार्मूला किसने दिया है? एनसीईआरटी ने। यहां पर 21 में ये दिखा रहा है इंसिजन, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन दिखा रहा है? देखो भैया 21-23/21-23 क्या बताया बेटा तुम्हारा? 21-23/21-23, है ना। ये हो गया 21, ये हो गया 23, ये हो गया तुम्हारा
21, ये हो गया तुम्हारा 23। ये यहां पर दिखाता है इंसीजन को, ये कैनाइन को, ये प्रीमोलर को और ये मोलर। ये अंडरस्टूड है इतना, ये इसे रिप्रेजेंट ही करता है। और यहां पर ये आपका क्या हो गया सर, ये आपके हो गया सर इंसीजन्स, हाफ साइड में 2 ऊपर, हाफ साइड में लोअर 2, तो टोटल यहां पर लेफ्ट साइड में कितने हो गए 4, कैनाइंस कितने हो गए 2, प्रीमोलर कितने हो गए 4, मोलर कितने हो गए 6। तो बेटा आपका 4 2 6, 4 10 से 16, यानी कि हाफ साइड में कितने टीथ हो गए 16। तो हाफ साइड में 16 है, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 32 सर, है ना। इस प्रकार से मैंने आपको पिछली क्लास में निकाल के दिखाया था, फिर से मैंने आपको बता दिया। बंद हो गया क्या? हाँ है मेरे पास, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखिए चल रहा है, चलिए चल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है प्रियांशु तिवारी, गुड आफ्टरनून। अब देखो भैया मेरी बात सुनो, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है सर। आपको चाइल्ड का डेंटल फार्मूला और अपना ये आपका डेंटल फार्मूला है, अगर आप 17 साल के हैं, है ना सर। ये आपका 25 साल के अंदर है अगर आप, तो आपका डेंटल फार्मूला ये होगा, ठीक है सर। एडल्ट का मतलब यहां पर किससे है सर, जब आपकी जो अकल की दाढ़ कहते हैं, जिसे हम थर्ड मोलर कहते हैं, वो कब निकलता है बेटा, 21 से 22 साल में। कब निकलता है बेटा, 21 से 25 साल में। कब निकलता है, 25 साल में। तो तब तक आपका डेंटल फार्मूला क्या रहेगा, 21/22/21/22। यहां से केवल आपको इतना याद रखना है कि हमारे टीथ तो डाइफायोडोंट हैं, ओके, नो डाउट, बट हमारे कुछ टीथ ऐसे हैं जो मोनोफायोडोंट हैं, और उसमें मैंने कहा था कौन से, प्री मोलर और थर्ड मोलर। आप इतना याद रख सकते हैं, इसके बाद मुझे जरूरत नहीं है आप कुछ याद रखें या ना याद रखें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद बेटा हमने कहा था कि बक्कल कैविटी में एक और स्ट्रक्चर था, पिछली क्लास में ये भी मैंने बता दिया था। मैंने कहा था एक स्ट्रक्चर है जो फ्रीली मूवेबल होता है, जैसे दैट इज योर टंग। और बेटा टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, बेटा ध्यान से सुनेगा। इसके ऊपर पैपली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, पैपली। इन्हें लिंगुअल पैपलीज कहते हैं। वैसे 4 टाइप की, लेकिन मैंने यहां पर 3 देने की कोशिश की, फ्यूजिफॉर्म, फिलीफॉर्म और एक आपकी हो गई सर्कमबैलेंट। कौन सी है सर, सर्कमबैलेंट। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं आपके, इनके ऊपर पाए जाते हैं आपके टेस्ट बर्ड्स। क्या पाए जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी ने केवल आपकी बताया कि टंग के ऊपर पाई जा रही है, क्या, टंग के ऊपर आपकी पाई जा रही पैपली। इससे ज्यादा एनसीईआरटी ने बात नहीं की है। एक बात और मैंने बताई थी, एनामेल। क्या बताया था सर, एनामेल। एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारी सेल्स होती हैं कुछ, उनसे सिक्रीट होता है। उन सेल्स का नाम जानने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं आया, कभी पूछा ही नहीं गया। मैं बताऊंगा, अभी आप नोट कर लोगे, उसके बाद क्या बात है, सर को तो आता है, लेकिन उसके बाद वो आना नहीं है, ठीक है ना सर। तो वो बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है भैया, बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, लेकिन एनामेल आपको पता होना चाहिए, एक सब्सटेंस है जो हमारे टीथ के ऊपर पाया जाता है, जो ग्राइंडिंग करता है। क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हमारी टंग जो होती है बेटा, हमारी जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल है। कैसी है सर, फ्रीली मूवेबल। मस्कुलर ऑर्गन है बेटा, अटैच होती है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेंगलम लिगामेंट। फ्रेंगलम के द्वारा, दैट इज फ्रेंगलम लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अपर सरफेस ऑफ टंग हैव द स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड पैपली एंड व्हिच वियर द टेस्ट बर्ड्स। और टेस्ट बर्ड्स कहां पर होती हैं, कैसे होती हैं, यहां तक मैंने कल के परसों की क्लास में बता दिया था, ठीक है सर। यहां तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, मैंने रिवाइज भी करा दिया। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर। इसके बाद यहां पर बात आती है, ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया, मैंने आपको बताया, मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एनाटॉमी क्या है। सर अगर हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को देखें, अगर हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को देख रहे हैं, तो यहां पर आप देखिए, ये हमारा फोरहेड हो गया, ये हमारा नॉस्टिल हो गया जिसे नथुने कहते हैं, ये अपर लिप, ये लोअर लिप और ये चिन हो गया, ठीक है सर। ये हमारा जो माउथ है सर, इसके बाद ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बक्कल कैविटी। क्या हो गया बेटा, बक्कल कैविटी। अभी ध्यान से देखो बेटा, पड़ोसी को मत देखो, मुझे देखो, इधर देखो बेटा। ये तुम्हारा यहां पर ये हो गए नथुने, जिनको कहते हो नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर हो गया बेटा। यहां से अंदर क्या जाता है बेटा, एयर जाता है। क्या जाता है बेटा, एयर। यहां से अंदर क्या जा रहा है, एयर जा रहा है। और बेटा ये वो रीजन है जहां से तुम फूड अंदर ले जाते हो। क्या अंदर ले जाते हो, फूड अंदर ले जाते हो। क्लियर भाई। अभी ध्यान से मेरी बात को एकदम मन लगा करके सुनेगा सर। हमारा जो नेजल पैसेज है और हमारा जो फूड पैसेज है, ये दोनों ही आप नाक से हवा ले रहे हो और मुंह से खाना ले रहे हो, और दोनों ही जाकर के यहां पर एक कॉमन पैसेज में खुलते हैं। कहां खुलते हैं सर, कॉमन पैसेज में। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। यहां पर आपका एक कॉमन पैसेज है बेटा, कॉमन पैसेज है जहां पर इधर से आपका एयर पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है बेटा, एयर पहुंच रहा है।
है और यहां पर ये आपका क्या पहुंच रहा है सर, फूड पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है बेटा, फूड पहुंच रहा है। आप इमेजिन करिएगा, आप मुझे इस साइड व्यू में देख रहे हैं, आप इस साइड व्यू में देख रहे हैं, ठीक है, आपका ये साइड व्यू है। अब मैंने खाना खाया, अब यहां पर ये इस जगह पर होता है सर आपका ये इस रीजन को, चैम्बर को, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। इस फेरिंग्स को आप देखेंगे, ध्यान से सुनेगा, यहां पर इस आगे की तरफ यहां पर एक ट्यूब होता है जो इस फेरिंग्स में खुलता है। ये आपका है बेटा एयर पाइप। कौन सा पाइप है सर, ये एयर पाइप है बेटा। कौन सा पाइप है, एयर पाइप, जिसमें हवा जाएगी। क्या जाएगी, हवा, एयर जाएगी। इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। आगे की तरफ क्या है, ट्रैकिया। और बेटा ये जो ट्रैकिया का जो ओपनिंग है मालिक, ये जो ओपनिंग है इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को अपन लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, ग्लॉटिस कहेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा। और इसके बैक साइड में, अंशुल पन्ने पलटने बंद करो, इधर देखो बेटा, ये तुम्हारा बैक साइड में यहां पर फूड पाइप होता है। क्या होता है बेटा, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप। आगे की तरफ आपका एयर पाइप है, पीछे की तरफ फूड पाइप है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब तुम खुद सोचना भैया, ध्यान से सुनेगा, ये यहां पर ध्यान से सुनेगा मेरे बात। आपने क्या किया, आपने भैया क्या किया, खाना खाया। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बताओ, पहले पाइप में फूड जाने का चांस ज्यादा है कि दूसरे पाइप में? पहले पाइप में जाने का चांस ज्यादा है, लेकिन जाना कहां है, जाना दूसरे में है, चांस पहले में है। बोलो हाँ या ना। तो सर अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम कुछ बोलते हो, कि मैं बोल रहा हूं, आप जब बोलते हो, किसी से बात करते हो, हाथ आगे लगाकर देखना तो अंदर से हवा बाहर निकलती है, बिकॉज आप वोकल स्टार्ट होते बोलते हैं इसको। सर ये जो तुम्हारा जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया का ये जो अपर पोर्शन होता है, ये यहां पर बनाता है आपका वोकल सैक, जिसे बोलते हैं वोकल कार्ड, जिसे कहते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं सर, लैरिंग्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। मेल्स में वॉइस बॉक्स बड़ा सा फटा सा उबड़ खाबड़ सा दिख जाता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। क्यों, क्योंकि जाकर के एंड्रोजन इसको फाड़ देता है, इसको क्या कर देता है, इसकी ऐसी की तैसी कर देता है, तो तुम्हारी आवाज फटे बांस की तरह हो जाती है। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वोकल कार्ड को मेरी बात ध्यान से सुनेगा। किसकी बात करें हम लोग बेटा, वोकल कार्ड की। ध्यान से सुनेगा, वोकल सैक जो हमारा है, इसका जो ऊपर जो सर ये पार्ट है, इसे हमने क्या बोला, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बेटा, ये ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया या लैरिंग्स। क्लियर, डन। अब सुनो मेरे भाई, तभी अब सुनो मेरी बात सुनो। जब तुम बोलोगे तो नीचे से एयर कहां जाएगी, बाहर, ऊपर जाएगी जब तुम बोलोगे। और खाना खाते हो तो खाना किस में जाना चाहिए, खाना जाना किस में चाहिए, पीछे वाले पाइप में, फूड पाइप में। लेकिन जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा यह पाइप खुलता है। तो अगर तुम कभी बात करते, खाना खाते खाते बोल देते हो, नहीं खाना खाया और बोल दिया, तो बोलने की वजह से क्या होता है सर, आपका फूड कहां चला जाता है, इस पाइप में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है ना। तो बोलते हिचकी आ गई है, फंस जाता है। इवन इतना सीवियर हो सकता है कि इवन डेथ भी हो सकती है ना, इतना सीवियर है ना। तो यहां पर अब सर इसका मतलब जब बोलते नहीं है तो कुछ और होता होगा। इसका मतलब है जब बोलते हैं तभी धांसा लगता है, हम खाते खाते बोल रहे तभी कुछ फंसता है, जब बोलते नहीं है तो जाता नहीं है। इसका मतलब जब नहीं बोलते हैं तो इसके ऊपर कोई ढक्कन है जो फूड को इसमें जाने से रोकता है, और उस ढक्कन को बोलते हैं हम लोग, उस ढक्कन को हम लोग बोलते हैं यहां पर एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द ढक्कन ऑफ ग्लॉटिस। नहीं समझे, एपिग्लॉटिस इज द ढक्कन ऑफ। केतली जानते हो, केतली का मुंह क्या हो गया, उसके ऊपर का ढक्कन। क्लियर है। जब खाना गटकोगे, जब खाना सालोइंग करोगे, क्या करोगे, सालोइंग, तो क्या होगा, उस समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। इसकी वजह से तुहार जो फूड है भैया, ये जो फूड है वो कहां चला जाता है, फूड पाइप में, यानी ओइसोफेगस में। नहीं आई बात समझ। अब ये जो ओइसोफेगस, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इस वाले पोर्शन को बोला क्या हमने, इसको हमने बोला है फेरिंग्स। इसको बोला क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स एक ऐसा रीजन है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है। कभी कान में दवा डाली और मुंह में स्वाद पता चला है, कान में डालने पे नहीं पता चला, डाल के देखना पता चलेगा। नाक में डालो, मुंह में पता चला है, और मुंह में डालो तो पता ही चलता है कि नहीं भैया,
है ना, आंख वाला डालो इवन वो भी पता चलता है। नहीं तुमने देखा कुछ लोग रोते हैं ना तो पता चला रोते कम है, नाक ज्यादा छिड़कते हैं। गांव में नहीं, विदाई में रोए तो देखो भाई, हाँ उनको देख के हंसी आ जाती है। एक्चुअली उनका होता है क्या, जो लैक्राइमल ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड नेजल पैसेज में खुलती है। जब जिनमें ज्यादा लैक्राइमल ग्लैंड जो है वो आंख से आंसू नहीं निकल पाते तो लैक्राइमल ग्लैंड कहां, लैक्राइमल ग्लैंड का लैक्राइमल डक्ट कहां खुल जाता है, नेजल पैसेज में, और नेजल पैसेज से कहां चला जाता है, मुंह में चला जाता है। नहीं समझे सर? तो अब और देखो तुमने कभी तुम्हें चक्कर आया है ना, चक्कर आता तो ऐसा लगता है कान में कुछ बंद हो गया, नहीं ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो हाँ उड़ने लगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है। क्या नहीं बन पा रहा है? इक्विलिब्रियम, है ना कभी तुम प्लेन से ट्रेवल क्यों तो प्लेन से ट्रेवल करो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको आकर के वो एयर होस्टेस कैंडी दे देती है, टॉफी देती है। क्यों देती है? क्योंकि बेटा जो हमारा ईयर है, ईयर का जो मिडिल ईयर है वो यूस्टेशियन ट्यूब आकर के खुलता है फेरिंग्स में, और किस लिए? बैलेंसिंग के लिए। इसको याद रखिएगा, जब मैं समझाऊंगा ईयर बताऊंगा तो वहां पर इसे अच्छे से बताऊंगा कैसे पॉसिबल। अगर आपने पढ़ा होगा ईयर तो बात मेरी समझ में आ गई होगी, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसको इरेज कर दो, तब बताऊंगा तब समझ में आएगा। अभी समझो फेरिंग्स जो होता है वो क्या है? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? फूड और एयर के लिए। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन है? फेरिंग। मेरी बात ध्यान से सुनेगा बेटा, ये जो फेरिंग्स है हमारा, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और बेटा ये रेजोनेट चैम्बर है, किसके लिए? साउंड एंड स्पीच के लिए, ये रेजोनेटिंग चैम्बर है। और सर जो हमारा फेरिंग्स है ये, इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक होता है तुम्हारा नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लैरिंजोफेरिंग्स। फिर से बोल बेटा, कितने पार्ट बताए? 3। पहला बताओ कौन? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। अब तुम कहोगे ये कौन सी बला है भैया? देखो अभी मैंने तुमको बताया बेटा, ये तुम्हारा नोज हो गया, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, चिन, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपका बक्कल कैविटी हो गया। क्या हो गया? बक्कल कैविटी। ध्यान से देखियो भैया, एकदम से आंखें खोल के देखियो भैया, इधर देखियो भैया, ये तुम्हारा नेजल पैसेज। अब देखो जो फेरिंग्स का वो पोर्शन जो कहां पर खुल रहा है? नेजल पैसेज में। तो इसे क्या बोल दिया गया? इसे बोल दिया गया नेजोफेरिंग्स। और उसके बाद फेरिंग्स का वो पोर्शन जो खुल रहा है ओरल कैविटी में, वो कौन सा हो गया? ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो रीजन जो खुल गया लैरिंग्स में, उसे कह दिया गया लैरिंजोफेरिंग्स। नहीं आई बात? सुनिए, आई कि नहीं आई? आ गई? तो अच्छा, अब ये 3 नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया, ठीक है ना सर? लेकिन हाँ, आप बैक क्वेश्चंस लगाओगे उसमें मिल जाएगा, है ना। तो फेरिंग्स में आपके 3 पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फेरिंग्स इज अ रेजोनेटिंग चैम्बर और दैट इज एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड, सबसे पहले माउथ के बाद बक्कल कैविटी। सर नहीं हिलाओ, बोलो सबसे पहले माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कितने पार्ट? 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ फेरिंग्स में आगे की तरफ ग्लॉटिस होगा कि नहीं होगा? ग्लॉटिस के नीचे लैरिंग्स होगा कि नहीं होगा? लैरिंग्स को ग्रॉस वॉइस बॉक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ ग्लॉटिस की ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस होती है क्या? यस। कैसी होती है? कार्टिलेजिनस। बताओ उसके बैक साइड में फूड पाइप होगा क्या? उसे हम कहते हैं ओइसोफेगस। क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। क्या बोलेंगे बेटा? ओइसोफेगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ओइसोफेगस। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है भैया। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देखो बेटा क्या कह रहा है, ओरल कैविटी लीड इन द शॉर्ट फेरिंग्स सर्व एज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर एंड। अब इतनी बात फेरिंग्स में दी गई है, हमने 3 नाम अलग से बता दिया आपको, बट वो अलग से नहीं, आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि हमें लैरिंग समझाना है, हमको आपको एपिग्लॉटिस समझाना है, हमें ग्लॉटिस समझाना है, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, डोंट वरी। अब मेरी बात सुनेगा सर। देन आपका जो फूड है वो कहां जाता है? ओइसोफेगस में। कहां जाता है? ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया। देखो बेटा क्या कर रहा है, ट्रैकिया क्या है तुम्हारा? विंड पाइप। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। कह रहा ओइसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। ठीक है भाई? तो बताओ ट्रैकिया आगे है कि ओइसोफेगस आगे है? पक्का है ना भाई? डन है ना भाई? इधर देखो भैया, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप का मतलब ढक्कन, फ्लैप का मतलब ढक्कन। एक कार्टिलेजिनस ढक्कन है जिसे क्या कहते हैं? दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। क्या है? छेद। ढक्कन का नाम एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किसे बंद करता है? ग्लॉटिस को। कब? ड्यूरिंग द
सालोइंग क्या होता है? फूड का गटकना। फूड का गटकना क्या कहलाता है? सालोइंग। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई तो मुंह में फूड रखा, गटका, गटकने पर कहां पहुंचा? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में याद रखना एलिमेंट्री कैनाल का ये इकलौता पार्ट है जहां किसी भी प्रकार का सिक्रीशन नहीं होता। जहां किसी भी प्रकार का सिक्रीशन कहां नहीं होता? ओइसोफेगस। बोलो बात समझ में आई? बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक रीजन में गैस्ट्रिक जूस का, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। ओइसोफेगस इज अ सिंगल पोर्शन वेयर देयर इज नो सिक्रीशन एट any type of enzyme। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ओइसोफेगस इज थिन। कैसा है बेटा? कैसा है? लंबा है, पतला है, लंबा है, पतला है, पतला है, पतला है। और ये जाता है कहां तक बेटा? आपके फेरिंग से लेकर के स्टमक तक। फेरिंग से लेकर के, फेरिंग से लेकर के, फेरिंग से लेकर कहां तक जाता है? स्टमक तक। कहां तक जाएगा? तो भैया ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। हमारा जो ओइसोफेगस है, थोड़ा सा इमेजिन करेगा सर, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। देखो बेटा, ये तोहार बेटा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। ये हो गया बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा हो गया, आ जाओ सिम, ये देखो, हाँ ये देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा नेजल, ये हो गया नॉस्टिल, अपर लिप, लोअर लिप, चिन। ये हो गया तुम्हारा बक्कल कैविटी, नेजल पैसेज, ये हो गया तुम्हारा नेजल चैम्बर, फेरिंग्स। ये आगे की तरफ हो गया एयर पाइप, ये हो गया ओइसोफेगस। क्या हो गया बेटा? ओइसोफेगस। ध्यान से देखिए बेटा, ओइसोफेगस पहले कहां गया? नेक में। पहले कहां गया? नेक में। और नेक से होता हुआ गया मीडिया स्टर्नम में। कहां गया? अब कहोगे जे कौन सी बला? सर ये थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी। ये कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। ये आपकी थोरेसिक कैविटी। ये कौन सी कैविटी? ये आपकी थोरेसिक कैविटी, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बेटा, यहां से आपका ये गया ओइसोफेगस नेक से, और नेक से होता हुआ ये मीडिया स्टर्नम से। मीडिया स्टर्नम इसे क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि दोनों साइड में क्या होता है? लंग्स। लंग्स के बीच का जो स्पेस है उसे मीडिया स्टर्नम कह रहे हैं। और बेटा ये जो थोरेसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी, इसके बीच में एक दीवार होती है। क्या होती है? और वो मस्कुलर दीवार है। कैसी दीवार है? दैट इज डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम डोम शेप है। कैसी है? डायाफ्राम कैसी है? डोम शेप। डायाफ्राम का शेप कैसा? डोम शेप। ध्यान से मेरी बात को सुनेगा सर, हमारा जो ओइसोफेगस है ये नेक से होता हुआ, थोरेसिक कैविटी से होता हुआ कहां पहुंचता है? डायाफ्राम को चीरता हुआ कहां पहुंच जाता है? एब्डोमिनल कैविटी। कहां पहुंचता है? अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें ओइसोफेगस जाता है लेफ्ट साइड में। किधर जाता है? किधर जाता है? लेफ्ट साइड में जाता है। ओइसोफेगस कहां से स्टार्ट हुआ? फेरिंग से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? स्टमक तक। कहां गया बेटा? ये ओइसोफेगस आपके नेक में गया, नेक से कहां गया बेटा? आपके थोरेक्स में गया। कहां गया बेटा? थोरेक्स में। और थोरेक्स से होता हुआ बेटा, थोरेक्स से होता हुआ ये पहुंचा जाकर के कहां बेटा? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा भैया, कहां पहुंचा जाके बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में। ये आपकी हो गई डायाफ्राम। ये क्या हो गई बेटा? डायाफ्राम इज अ डोम शेप मसल। ठीक है सर। अब यहां पर आपका ये जो थोरेसिक कैविटी है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, यहां पर आपका ये जो बेटा थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी से जब ये डायाफ्राम आया तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में खुला। किधर खुला? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में उसका वेट करने के लिए खड़ा था एक बंदा जो जे शेप का था। कैसा था? बैग लाइक। कैसा? झोले जैसा, बैग लाइक। जे शेप, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है बेटा? जे शेप। कैसा शेप है बेटा? जे शेप। कैसा है? बैग लाइक। कैसा है? बैग लाइक। फिर से बोलो बेटा, जे शेप, बैग लाइक। फिर से बोलो, जे शेप, बैग लाइक। फिर से बोलो बेटा, जे शेप, बैग लाइक। ओइसोफेगस ओपन इनटू द जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक। स्टमच नहीं, स्टमक। क्या होता है? स्टमक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ए सुनो 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 सुनो, ऐसे करके ये डायाफ्राम है। ठीक है भाई, डन है सर। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम के जस्ट ऊपर यहां पर हार्ट है। क्या है सर? हार्ट। यहां बीच में हार्ट है। जनरली मीडिया स्टर्नम में हार्ट भी होता है आपका। यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर आपका ये वाला रीजन, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। अब यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पर ये वाला जो रीजन है, जहां पर आकर के तुम्हारा खुलता है ओइसोफेगस स्टमक में, दैट रीजन इज कॉल्ड कार्डियक। क्या कहते हैं? वो पार्ट स्टमक का जहां पर डायाफ्राम, जहां पर आकर ओइसोफेगस खुलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं? क्या कहेंगे? कार्डियक। स्टमक का वो पार्ट क्या कहलाएगा? कार्डियक पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
कार्डियक। और आप देख रहे हो यहां पे ऐसे करके कुछ घुमा हुआ पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और बेटा यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी कहते हैं। और इस वाले रीजन को बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक रीजन। ध्यान से सुनेगा मेरी बात। हमारा ये जो स्टमक है बेटा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, स्टमक हमारा जे शेप ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? जे शेप। आप देख पा रहे हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में फिगर दिया गया सर, आप अगर देख पा रहे हो बेटा, ये आपका ओइसोफेगस आया। ओइसोफेगस जिस पोर्शन में खुल रहा है दैट पोर्शन इज कार्डियक, दैट पोर्शन इज फंडस, दैट पोर्शन इज बॉडी एंड दैट पोर्शन इज पाइलोरिक। दिखा कि नहीं दिखा बेटा? क्लियर है? डन है? ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं। अभी सुनेगा सर, फंडस वो पार्ट है, फंडस वो पार्ट है बेटा जहां पर फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे। क्लियर है सर? हमारा फूड यहां पर कितने घंटे रहता है बेटा? 4 से 5 घंटे तक रहता है बेटा। यानी कि हमें 5 से 6 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि हर 5 घंटे बाद स्टमक तुम्हारा खाली हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा। यहां पर आपका ये क्या खुल रहा है? ध्यान से सुनेगा। ये वाला जो पोर्शन हमें यहां पर खोखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है जहां पर ओइसोफेगस खुल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो ओइसोफेगस जहां पर खुल रहा है, ये पोर्शन, ये देखो बेटा, यहां पर एक खिड़की लगी है। क्या लगी है बेटा? यहां पर एक खिड़की लगी। कहां पर खिड़की लगी है? ओइसोफेगस जहां पर खुलता है, किस पोर्शन में खुलता है? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट में भगवान जी ने एक बंदा खड़ा कर रखा है, ठीक है? और उस बंदे का काम क्या है? उस बंदे का काम है कि ऊपर से चीजों को नीचे तो आने दो, बट नीचे से चीजों को ऊपर मत जाने दो। फिर से बोलता हूं, ऊपर से चीजों को नीचे तो आने दो, पर नीचे से चीजों को ऊपर मत जाने दो। बैकफ्लो नहीं करने देगा। और ऐसी चीजों को इंस्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्फिंक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्फिंक्टर। और ये जो हमारी चीजें स्फिंक्टर्स होती हैं, यहां पर ये जो स्फिंक्टर है इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। इसे नाम क्या दिया गया बेटा? गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? देखो बेटा, इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। क्या नाम है बेटा? गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है बेटा? गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बेटा? इंस्फिंक्टर हर उस एक गेटिस को, उस दरवाजे को कह रहे हैं जो बैकफ्लो को रोकता है। किसको रोकता है? बैकफ्लो। इसकी ये अंदर आने की तो इजाजत देता है, बट बाहर जाने की इजाजत। भैया स्टमक हमारा कैसा है? जे से बैग लाइक। जे से बैग लाइक। कितने पोर्शन? 4 पोर्शन। पहला कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। पुरानी एनसीईआरटी तो उसमें बॉडी नहीं दिया होगा, है ना? किसी के पास है ऐसी बुक? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनेगा सर। तो बेटा हमारा जो स्टमक हो गया हमारा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। अब हमारा फूड, ध्यान से सुनेगा, स्टमक में 4 से 5 घंटे रहेगा। कितना रहेगा बेटा? 4 से 5 घंटे रहेगा। और 4 से 5 घंटे यहां पर रहने के बाद अब ये पाइलोरिक पार्ट से आगे जाएगा। और आगे वाला पार्ट कौन सा होता है? डियोडिनम। डियोडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अब अगर फूड पाइलोरिक रीजन से डियोडिनम में पहुंच गया तो उसको भी वापस आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनेगा। यहां पर आपका स्फिंक्टर पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं बेटा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक में जहां पर खुलता है आकर ओइसोफेगस, जहां पर ओइसोफेगस खुलता है आकर के, वहां पर स्फिंक्टर कौन सा है बेटा? गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर है? गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। और जहां पे अगर आपकी इंटेस्टाइन खुलती है आकर के, वहां पर क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। आप इसको देख सकते हैं सर, यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है सर ओइसोफेगस इज द थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंडेड पोस्टीरियर पासिंग टू द नेक थ्रू द डायाफ्राम एंड लीडिंग टू द जे शेप बैग लाइक ऑर्गन। गोला मार लीजिए सर, स्टमक कैसा है? जे शेप बैग लाइक ऑर्गन है। और ये जे शेप बैग लाइक ऑर्गन किस में आकर खुल रहा है? स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर? स्टमक। इस जे शेप बैग लाइक ऑर्गन का नाम क्या है सर? स्टमक। ठीक है, कह रहा है ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रो-ओइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू द स्टमक एंड स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट। ध्यान से सुनेगा, कहां पाया जा रहा है? अपर लेफ्ट पोर्शन, आपका एब्डोमेन का अपर लेफ्ट साइड, ऊपर का लेफ्ट साइड में, है ना? ये आपका एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन में ऊपर वाला, और लेफ्ट साइड ये आपका अपर राइट हुआ। अपर राइट साइड में क्या है? लीवर। अपर लेफ्ट साइड में क्या है? अगर ये दर्द है तो लीवर का दर्द है, अगर ये दर्द है तो स्टमक का दर्द है।
ठीक है सर, है ना, ये दर्द है तो किडनी का दर्द है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में। अब मेरी बात सुनेगा सर, कह रहा है कि रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस इनटू द स्टमक। कह रहा है स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज द 4 पोर्शन, कार्डियक ओपन इनटू द ओइसोफेगस एंड फंडस रीजन एंड बॉडी, एंड मेन सेंट्रल रीजन इज द फालोरिक पोर्शन विच ओपन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ सकते हैं सर। अब बेटा बात कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान से सुनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3। पहला है आपका डियोडिनम, दूसरा है आपका जेजुनम, दूसरा कौन सा? जेजुनम, और तीसरा है आपका इलियम। कौन सा है सर? इलियम। अब मेरी बात सुनेगा सर, सी शेप ऑर्गन कौन सा है? डियोडिनम। क्वाइल्ड पोर्शन कौन सा है? जेजुनम। और हाईली क्वाइल्ड कौन सा है? इलियम। कितने पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में? 3। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? 3। पहला बोलो, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? 3 पार्ट हैं। पहला बोलो डियोडिनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा कौन सा? इलियम। चलो पहला बताओ कौन सा? डियोडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। चलो पहला बताओ कौन सा? डियोडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ये बताओ इनमें से सी शेप ऑर्गन कौन है? बताओ कौन क्वाइल्ड है, कौन हाईली क्वाइल्ड है? पक्का है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गए, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। मैंने कहा बेटा स्टमक किस में ओपन होता है? डियोडिनम में। किस में ओपन होता है? डियोडिनम। स्टमक ओपन इनटू द डियोडिनम एंड गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मिला कि नहीं मिला भैया? इसमें कौन सा स्फिंक्टर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भैया? डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। मैं कह रहा हूं सर, ये हमारा हो गया ओइसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक, ये हमारा हो गया स्टमक। स्टमक का ये पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट जब डियोडिनम में खुलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सी शेप, जिसे हम बोलते हैं डियोडिनम। ये आपका जो सी शेप पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डियोडिनम। डियोडिनम के बाद आपका कौन सा आता है पार्ट बेटा? और फिर लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम। लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हो गए? 3। क्लियर है सर? सी शेप बोलो, क्वाइल्ड बोलो, हाईली क्वाइल्ड बोलो। पक्का है सर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट हो गए, डियोडिनम हो गया, एक आपका जेजुनम हो गया, और एक आपका इलियम हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बेटा आपका जो ये छोटी आंत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद बेटा जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपके 3 पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हैं? लार्ज इंटेस्टाइन हैव द 3 पोर्शंस। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, इसमें आपके 3 पार्ट हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। कौन कौन सा है? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। कौन कौन सा पार्ट है? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। कौन कौन सा पार्ट है? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। क्लियर है सर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हो गए बेटा? 3। पहला बोलो सीकम, दूसरा कॉलन, तीसरा रेक्टम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा सर, अभी मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अभी मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। थोड़ी सी बात है और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। 1 मिनट रुकेगा सर, जस्ट वेट ए मिनट। देखो भाई, हमने तुमको क्या कहा? हमने आपसे कहा सर कि ये हमारा हो गया ओइसोफेगस। ओइसोफेगस आकर के खुला जे शेप स्टमक में। स्टमक खुला बेटा आपके डियोडिनम में। कहां खुला सर? डियोडिनम। बेटा जो डियोडिनम था, ये डियोडिनम आकर के कहां खुल गया बेटा? आपके जेजुनम में खुल गया। कहां खुल गया बेटा? जेजुनम में खुल गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ये डियोडिनम और जेजुनम हो गया। ठीक, ये आपका डियोडिनम हो गया, ये आपका जेजुनम हो गया, ये आपका इलियम हो गया। अभी किसी को कोई दिक्कत? ये आपका इलियम पोर्शन हो गया। अब मैं कह रहा हूं सर, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ध्यान से सुनेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का, अच्छा एक चीज अभी तक आप जो मैंने आपको जो पढ़ाई, उसमें अगर आप देखो, अगर आप देख सकते हो तो आप आंखें खोल के थोड़ा सा देखो बेटा। ये आपका अपर लिप, लोअर लिप और चिन, ये बक्कल कैविटी। बताओ बक्कल कैविटी में आने जाने के 2 रास्ते हैं कि नहीं है? एक जाने का, एक अंदर जा, एक ये ओपनिंग हो गया, एक ये ओपनिंग जो फेरिंग्स में जा रहा है। बताओ फेरिंग्स की अगर बात करें तो बताओ इसमें 2 ओपनिंग है कि नहीं है? एक इसमें घुसने का और दूसरा इसमें निकलने का। अब देखो बेटा ओइसोफेगस को देखो तो इसमें एक साइड से क्या हो रहा है? फूट जा रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है।
है ना। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा देखना बेटा, थोड़ा सा देखना, ये देखो स्टमक है बेटा, स्टमक में आपका देखो ओइसोफेगस से फूड आया और डिओडिनम में निकल गया, इसमें भी 2 ओपनिंग है। आप डिओडिनम को देख लो, डिओडिनम में कितनी ओपनिंग है सर? 2 है। एक साइड से घुसा, डिओडिनम से कहां पहुंच गया? जेजुनम में। जेजुनम से कहां पहुंच गया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, एटलीस्ट 2 है ना, एटलीस्ट 2 है ना, 2 से ज्यादा है, ठीक, मतलब एक तरफ से जाता है, एक तरफ से निकलता है, ठीक है। फेरिंग्स में 3 ओपनिंग है, बिल्कुल सही कहा, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। कहने का मतलब मेरा यह कि कोई यहां पर अभी कोई ऐसा पार्ट नहीं बताया जिसमें आपकी ऐसी ओपनिंग हो कि जिससे जाया जाए उससे निकला जाए। बोलो हाँ या ना। ऐसी कोई ओपनिंग है? नहीं है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इसी वजह से बोलते हैं कंप्लीट। क्या बोलते हैं? कंप्लीट। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन यहां पर देखो बेटा, अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना। ये तुम्हारा डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं सीकम। ये सीकम है सर। हाँ, कौन सा स्फिंक्टर? पालुरिक स्फिंक्टर ये है, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज के बीच। हाँ तो भी आने तो बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, है अभी है तो बहुत सारे जो हैं वो बताएंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब ये कि दरवाजा, वो जैसे ये रूम है तो इसमें घुसने और आने का एक ही दरवाजा है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा रूम हो जिसमें जाने का और बाहर निकलने के 2, एक घुसने का और एक निकलने का हो, तो ये ब्लाइंड सैक हो गया। नहीं समझे सर? एलिमेंट्री कैनाल हमारी कंप्लीट है, ब्लाइंड सैक नहीं है, लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक पोर्शन है, वो है सीकम। वो कौन है? सीकम। ध्यान से देखना बेटा, सीकम के बाद दूसरा पोर्शन कौन है? कॉलन। सीकम के बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है हमारा कॉलन है। ध्यान से देखना बेटा, कॉलन देखिएगा, ध्यान से सुनेगा। कॉलन में, कॉलन का ये पार्ट, ये कॉलन है बेटा, ये देखो ऊपर चढ़ा ऊपर की नहीं चढ़ा? कॉलन ऊपर चढ़ा। इधर देखो यार, इधर देखो, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये क्या है? कॉलन। कॉलन, ठीक। इसके बाद कॉलन का ही एक पार्ट है, कॉलन का एक पार्ट है जो फिर ऐसे ट्रांसवर्स जाता है, दिख रहा भाई? ये ट्रांसवर्स, फिर फूड ऐसे मूव करता है, पहले चढ़ा फिर ट्रांसफर, असेंडिंग फिर डिसेंड, असेंडिंग फिर ट्रांसवर्स, असेंडिंग फिर, इसके बाद फिर ये फूड नीचे उतरता है, डिसेंडिंग। कैसा है? कॉलन में एक पार्ट असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और देन यहां पर एक सिग्मोइडल पार्ट है, एस से, दैट इज सिग्मोइडल। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉलन है उसके कितने पोर्शन है? 4, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइडल। नहीं समझे सर? समझ गए सर? और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? 3, सीकम, कॉलन, एंड लास्ट पार्ट इज योर रेक्टम। ये आपका रेक्टम, और रेक्टम किस में खुलेगा? एनस में। नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? पन्ने मत पलटो, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। बताओ सीकम में खुलेगा कि कॉलन में खुलेगा? ना सीकम में खुलेगा ना कॉलन में खुलेगा, वो सीको कॉलन जंक्शन पे खुलेगा। फिर से बोल रहा हूं, सीको कॉलन जंक्शन, सीकम और कॉलन के जंक्शन पे खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहीं पर होता है इलियोसिकल वॉल। क्या होता है? इलियोसिकल, जो स्फिंक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, प्लीज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। तुमने फूड लिया, तुमने फूड लिया बेटा, तुमने फूड लिया, तुमने फूड लेकर के, ध्यान से देखना, तुमने फूड लिया और बक्कल कैविटी में डाला, फेरिंग्स में गया, वो बक्कल कैविटी ओइसोफेगस, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से कहां पहुंचा?
ओइसोफेगस से पहुंचा सर आपके स्टमक में। कहां पहुंचा है? स्टमक। स्टमक से कहां पहुंचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से कहां पहुंचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इलियम। देखना बेटा, इलियम के बाद फूड सीकम में गया सीकम में, अब नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर आएगा, कॉलन में जाएगा। फूड सीकम में जाता है और फिर सीकम से ऊपर चढ़ता है, ठीक है भाई। और तो यहां पर आपकी एनसीईआरटी कह रही है सीकम इज द ब्लाइंड सैक। इसमें मैंने समझाने के लिए बहुत टाइम लिया, समझाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन एनसीईआरटी से मेंशन कर दिया। पूछेगा तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ब्लाइंड सैक? सीकम। एनसीईआरटी लिखती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सीकम ब्लाइंड सैक है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर पहले फूड जिससे अंदर जाता है उसी ओपनिंग से बाहर आता है। और सब में क्या है? इधर देखो, इधर से इंटर किया, इधर निकला, इधर से इंटर किया, फिर इधर निकला, फिर इधर से इंटर किया, इधर निकला। कॉलन में देखो कैसे हो रहा है, इधर से इंटर किया और फिर रेक्टम में एनस से बाहर निकल गया। ठीक है भाई? नहीं है बात सुन। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द ब्लाइंड सैक? सीकम। इस सीकम में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपने सुना, आपने देखा होगा ना, आप किसी झोला छाप से दवा लो जाके तो साथ में बीकासूल जरूर देता है, नहीं देता है? वो इसलिए देता है कि वो तुम्हें दे रहा है हाई एंटीबायोटिक 600 mg, और वो एंटीबायोटिक जाकर के तुम्हारे पेट में हानिकारक वाले बैक्टीरिया को मारे या ना मारे, तुम्हारे यूजफुल वालों को तो मार ही देगी, क्योंकि वो इनोसेंट है। और वो बैक्टीरिया मरे नहीं कि तुम्हारा पेट कब्ज शुरू, तुम्हें गैस बनना शुरू, तुम्हारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का धूमधड़ाम। नहीं समझे सर? तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या देता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मेट्रोजिल। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर? इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां जो बैठे जो मासूम वाले बैक्टीरिया जो तुम्हें मदद कर रहे हैं, जो विटामिन सिंथेसिस में मदद कर रहे हैं, सिम्बायोसिस का मतलब समझते हो ना? तुमको उनसे फायदा, उनको तुमसे फायदा। वो तुम्हारी बॉडी में रहते हैं, तुमसे खाना लेते हैं, तुम्हारा फूड लेते हैं, तुम्हारा शेल्टर लेते हैं, लेकिन उसके एवज में तुम्हें विटामिन सिंथेसिस, मिनरल सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं? तो वो मर जाते हैं। यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया रहते हैं। इसके साथ साथ इस सीकम में यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज इन प्रेजेंट टाइम दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और अब हम सेलुलोज खाते ही नहीं, खाते हैं तो पका के खाते हैं। पहले जब हम हरे पत्तियां खाते थे तो उस समय सेलुलोज का डाइजेशन का काम था। अब हम क्या कर रहे हैं? खाने को पका के खा रहे हैं, है ना? नहीं समझे? अब हम बैंगन को पका के खा रहे हैं, हम पालक को पका के खा रहे हैं। हरी सब्जी खाते हैं लेकिन उसको पका के खा रहे हैं, तो सेलुलोज डाइजेशन की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है ना भाई? तो अब वेस्टिजियल हो गया है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और कभी कभी क्या होता है, वो फूड जो तुम खाते हो धोखे से यहां पर जाकर के वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जाकर के कुछ दिनों के लिए अटक जाता है। कुछ दिनों के लिए हमारा बॉडी अटक गया, कुछ दिनों तक के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या अटक गया? जाके फूड। और वो फूड वहां से निकला नहीं, तो बहुत दिनों तक, जैसे नहीं दांत में कुछ लगा तो कैविटी मेरे बन गई, दांत मेरा दर्द होने लगा, है ना? तो अब यहां पर ये जब फूड रहता है तो उसकी वजह से वो सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से इंफेक्शन हो जाता है, और उस इंफेक्शन की वजह से सीवियर पेन होता है, जिसे अपेंडिक्स का पेन कहते हैं। ठीक है? अपेंडिसाइटिस नाम सुना होगा। ठीक है? फिर इसको काट के हटा दिया जाता है अपेंडिक्स को, है ना? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। बात समझ में आई कि नहीं भैया? तो अपेंडिक्स आपका किससे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किससे जुड़ा हुआ है सर? सीकम से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन हो गई? लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से सुनेगा। हमारा जो सीकम है, कॉलन है और रेक्टम है। कह रहा सीकम इज ए स्मॉल 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 ब्लाइंड सैक। मिला? सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक, होस्ट इज सम सिम्बायोटिक। देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोला मैंने, है ना? एंड ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. Why that is vestigial? Because अब हमें सेलुलोज का डाइजेशन की जरूरत नहीं है. Arise from the cecum and the cecum open into the colon. Cecum कहाँ खुलता है बेटा? Colon में खुलता है. Cecum open into the colon and colon is divided into 4 parts. Colon divided into 4 parts: ascending, transverse, descending and sigmoidal. Sigmoidal पुरानी NCERT में ये नाम नहीं था, नए में इंक्लूड किया गया था. डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ओपन इनटू द रेक्टम. डिसेंडिंग पार्ट किसमें खुलेगा? रेक्टम में. एंड ओपन आउट थ्रू द एनस. और एनस के थ्रू क्या होगा? फूड बाहर चला जाएगा. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देख भाई, ये थी आपकी एनाटॉमी, ये थी आपकी एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब इस एनाटॉमी को आप इस फिगर से भी देख सकते हो. यहां पर माउथ दिया गया, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद अगर देख पाए तो ये फेरिंग्स वाला रीजन दिया गया है. फेरिंग्स वाले रीजन में अगर आप देख पाओ सर, ये यहां पर आपकी ग्लॉटिस दिया गया है और ये आपको ओइसोफेगस दिया गया. ओइसोफेगस मीडिया स्टमक से होता हुआ देखो स्टमक में खुलता आकर के. स्टमक आपका स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में अपर लेफ्ट साइड में है, डायाफ्राम के नीचे. जे शेप का ऑर्गन बैग लाइक है. ये कार्डियक पार्ट हो गया, ये फंडस हो गया, बॉडी ये पाइलोरिक. यहां पर अगर आप देख पाए ये डी सी शेप स्ट्रक्चर डियोडिनम है ना. ये सी शेप स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी भी लेबलिंग कर रही है इसकी. सी शेप स्ट्रक्चर आपका डियोडिनम है. डियोडिनम देखो बेटा ये जेजुनम में खुल रहा है. अगर आप देख पाए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया जेजुनम. जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट. और इसके बाद ये क्या हो गया? इलियम. क्लियर है भाई? क्या दिखाया गया? इलियम. और इलियम के बाद देखो बेटा, इलियम कहां पर आकर के ध्यान से देखेगा? ये हमारा इलियम हो गया. इलियम आकर के ध्यान से देखिए मेरी बात. अब अगर आप मेरी बात पे भरोसा करें, आप अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखें इस ओपनिंग को, यहां पर ये जो पोर्शन है देखो बेटा, ये जो पोर्शन दिखाया गया ये सीकम दिखाया गया है. ठीक है. और ये आपका यहां से क्या दिखाया गया? कॉलन. तो देखो ये आपका इलियम ना सीकम में खुल रहा है ना कॉलन में, ये इलियोसीकल जॉइंट पे खुल रहा है और यहां पर इलियोसीकल वॉल है. ये इलियोसीकल जंक्शन पे खुलता है. ध्यान से सुनेगा मेरी बात को. कहां पर खुलता है? इलियोसीकल जंक्शन पे. और यहां पर आपका ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है. और यहां पर आपके क्या पाए जाते हैं? यहां पर आपके पाए जाते हैं बेटा, यहां पर क्या पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रोब्स. इसके बाद देखो बेटा जो हमारा कॉलन रीजन है, अगर आप देख पाए, अगर आप मन की आंखों से देखिए, आप सामने चित्र भी आपके, ये देखो बेटा कॉलन में असेंडिंग पार्ट है, फिर आपका ट्रांसवर्स पार्ट है, फिर आपका डिसेंडिंग पार्ट है, फिर सिग्मोइडल. The last part is your rectum, or rectum open into the anus. That is all about your anatomy of alimentary canal. इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टमक के बाद डियोडिनम, डियोडिनम के बाद जेजुनम के बाद इलियम, इलियम के बाद सीकम, सीकम के बाद कॉलन, कॉलन में कितने बार? 4. असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइडल, देन रेक्टम, देन एनस. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एडिशनली क्या बताया? आपका जो ओइसोफेगस जब स्टमक में खुलता है तो वहां पर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. पाइलोरिक पार्ट जब डियोडिनम में खुलता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर. और एक वॉल और बताया आपका इलियोसीकल वॉल. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ओपनिंग में पाया जाता है. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सर? डन है सर? आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं. आप लोग मोमोज खा लेते हो, वो मैदा जाकर यहाँ जम जाता है, ऊपर चढ़ नहीं पड़ता, अगेंस्ट ग्रेविटी जम जाता है, कब्ज हो जाता है. आई बात समझ में कि नहीं? और वही सब चीज़ों का जड़ होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाइए, पतला अनाज ज़्यादा मत खाइए. अब मेरी बात सुनिए. हाँ हाँ बेटा अभी वो बताया ही नहीं मैंने, तो वहाँ काहे कूद गया? सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ये सैलिवरी ग्लैंड है आपकी. ठीक है, अभी बताया ही नहीं मैंने. एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो एसेसरी ग्लैंड है. पैरोटेड्स, सुनो पैरोटेड आपकी देखो दिखाएगी. ये भी मैंने बात की एसेसरी ग्लैंड में बात करेंगे. अभी मैंने कहा ना मैं 2 पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया. अभी मैंने लीवर की बात नहीं करी, मैंने पैनक्रियास की बात नहीं करी, मैंने डियोडिनम, मैंने गालब्लैडर की बात नहीं की, सैलिवरी ग्लैंड की बात नहीं की. अभी बात करेंगे, डोंट वरी. अभी पूरा फिगर नहीं बताया. अभी मैंने बताई है एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी. एनाटॉमी आप एलिमेंट्री कैनाल अभी जितना बड़ा है उतना उतना चलो साथ साथ में. अभी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात. तो अब हमारा यहां तक जितने भी फिगर हैं, देखो ये फिगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें इस फिगर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपके इंसिजन्स हैं, फिर कैनाइंस हैं, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है. इसके बाद देखो बेटा स्टमक का ये फिगर देख लीजिए. ये कार्डियक है, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक है. ठीक है भाई. यहां पर 2 स्फिंक्टर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर. बोलो बात समझ में आएगी नहीं? आप कहोगे सर वोमिटिंग कैसे होती? सर
इसकी इरेगुलर ओपनिंग हो जाती है, इसकी वजह से वोमिटिंग होती है। उसके लिए आपके ब्रेन में आपका जो सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगाटा वो डिस्टर्बेंस होता है, उसकी बात हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम में। अभी बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई। तो एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है? माउथ टू एनस। कहां से तक है बेटा? माउथ टू एनस आपका एलिमेंट्री कैनाल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है सर? एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हम अगर अपनी एलिमेंट्री कैनाल को, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, अगर हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को ओइसोफेगस से लगा करके एनस तक, फिर से मेरी बात सुनना, अगर एक ट्यूब है हमारे पास, है ना, एक ट्यूब है हमारे पास, और वो ट्यूब कहां से कहां तक है? माउथ टू एनस पड़ा हुआ है। कहां पड़ा है? माउथ टू एनस। कहां पे पड़ा हुआ है सर? माउथ टू एनस एक ट्यूब पड़ा हुआ है। ठीक, माउथ टू एनस एक ट्यूब पड़ा हुआ है। हमारी बॉडी में माउथ टू एनस क्या पड़ा हुआ है? एक ट्यूब पड़ा हुआ है। ठीक, एक ट्यूब है जो माउथ से एनस तक है। ठीक, माउथ टू एनस क्या है? एक ट्यूब है। अब इस ट्यूब को अगर हम कहां से देखें, इस ट्यूब को, ये एक ट्यूब है जो कहां से कहां तक है? माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस ये ट्यूब है। लेकिन इस ट्यूब को हम क्या करें? ओइसोफेगस से, कहां से? ओइसोफेगस से एनस तक, ओइसोफेगस से लगाकर कहीं से भी अगर क्रॉस सेक्शन में काटते हैं, कैसे काटते हैं? चाकू लिया, कैसे काट दिया? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में अगर हम उसे काटते हैं, तो जब क्रॉस सेक्शन में काटोगे इसको, तो अंदर बताओ आपको यहां पर स्पेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? एक ट्यूब है भाई, एक ट्यूब कहीं पर पतला है, कहीं बैग लाइक है, कहीं सी शेप है ना, कहीं हाईली क्वाइल्ड है, कहीं आपका ब्लाइंड सैग है, कहीं असेंडिंग है, कहीं एस शेप है ना। उस ट्यूब को कहीं से भी काटोगे तो तुमको उसकी जो वॉल है, उसकी क्या है भाई? जैसे ये हमने इसको ट्यूब को काटा, ये ट्यूब को काटा हमने और क्रॉस सेक्शन में देखा, तो ये इसकी वॉल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये इसका ल्यूमेन होगा, इसके अंदर ये ल्यूमेन हो गया, और ये इसकी क्या हो गई? वॉल। नहीं, यही बात सुनो, माउथ से नहीं, ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस से लगाकर एनस तक, ओइसोफेगस से लगाकर कहीं से भी कट करो क्रॉस सेक्शन में, कहीं से भी। ओइसोफेगस से कट करो, स्टमक से कट करो, डियोडिनम से कट करो, जेजुनम से कट करो, सीकम से कट करो, रेक्टम से कट करो, एवरीवेयर, जहां कहीं से भी कट करो, तो तुमको ये जो वॉल दिखेगी, ये क्या दिखेगी? वॉल। ये तो ल्यूमेन होगा। ये जो वॉल दिखेगी, अगर इस वॉल को देखोगे तो ये वॉल 4 लेयर्ड होती है। कितने लेयर होती है? मैं फिर कह रहा हूं, माउथ से नहीं, फेरिंग से नहीं, ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस से आप कहीं से भी एलिमेंट्री कैनाल को क्रॉस सेक्शन में कट करोगे तो कितनी लेयर की थिकनिंग होगी? 4। नहीं आई बात समझ? आई कि नहीं आई? कितनी लेयर होगी? 4 लेयर। और वो जब तुम क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखा तुमको कि नहीं दिखा? ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। और इस वॉल में जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है वो होगी सिरोसा, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर कौन सी? सब म्यूकोसा, और फिर क्या होगी? म्यूकोसा। और बीच में ये क्या है? ल्यूमेन। नहीं आई बात सुन? कितनी? ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर, जैसे हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल में जो सेल एनवेलप है वो कितने लेयर्ड है? 3। अभी 3 ही टुकड़े करेंगे तुम्हारे, 2, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोटिक सेल में 3, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? पक्का? डन। तो वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल को अंशुल काट रहे हैं ना, क्या लिख रहे हो? जब इसको काट रहे हैं तो कितनी लेयर दिख रहा है? 4। ये है एक थिकनिंग, लेकिन कितनी चीजों से मिलकर बना है? 4 लेयर से मिलकर बना हुआ। सबसे बाहर कौन? सिरोसा। सिरोसा के बाद मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है सर? सिरोसा और कुछ नहीं, एक पतली सी एपिथेलियल लेयर है। ठीक है सर? ये एक एपिथेलियम है जो कवरिंग है। क्या है? कवरिंग। कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी। और मैंने आपको जब एपिथेलियल टिश्यू बताया तो मैंने कहा सर, जो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर एपिथेलियम होता है उसे मीजोथेलियम कहते हैं। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एपिथेलियम है वो एंडोथेलियम। और अदरवाइज तो वो कॉमनली एपिथेलियम है ही। नहीं समझे? अरे हाँ ना बोल भाई, बोलो गलत करें सही करें? पक्का सर? तो सर हमारा जो सिरोसा है ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये थिन लेयर है। कैसी लेयर है सर? थिन लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। कह रहा था वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म से ओइसोफेगस टू रेक्टम। क्या कह रहा है? एलिमेंट्री कैनाल को ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम देख रहे हैं फ्रॉम कहां से कहां तक? ओइसोफेगस टू रेक्टम। बक्कल कैविटी नहीं, फेरिंग्स नहीं,
ओइसोफेगस टू रेक्टम देख रहे हैं तो कितना लेयर है? 4 लेयर। कितने लेयर है? 4। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मिला कि नहीं मिला भैया? कह रहा है यहां पर जो सिरोसा है सबसे बाहर की तरफ, ये आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है सर? आउटर मोस्ट लेयर। और ये बनी होती है थिन। किसकी बनी होती है? थिन। थिन मीजोथीलियम। बेटा मीजोथीलियम क्या होता है? एपिथीलियम। विसरल ऑर्गन के ऊपर जो एपिथीलियम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोथीलियम। मीजोथीलियम और कुछ नहीं है, कवरिंग अप इंटरनल बॉडी ऑर्गन इसका मीजोथीलियम, दैट इज आल्सो एपिथीलियम। क्लियर? देन इसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है सम कनेक्टिव टिश्यू। और इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है सर? सम कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, हमारा जो सिरोसा है बेटा, हमारा जो सिरोसा है, ध्यान से सुनेगा, सिरोसा जो होता है वो पतला होता है, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बेटा, ये मीजोथीलियम कहलाता है। विसरल ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग है इस वजह से। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जा रहे हैं। तो ये किसकी बात हो गई बेटा? ये बात हो गई आपकी सिरोसा की। किसकी बात हो गई? सिरोसा। सिरोसा के बाद दूसरी लेयर कौन सी है तुम्हारी? मस्कुलरिस। कौन सी लेयर है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस सर जो लेयर है ये स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स हैं सर? स्मूथ मसल्स। हम उन मसल्स को कहते हैं जो हमारा कहना नहीं मानती, यानी कि इनवॉलेंटरी होती हैं, जो चिकनी होती हैं, जो स्मूथ होती हैं, है ना, जो विसरल ऑर्गन में आती है। ये स्मूथ मसल है सर। और यूजुअली ये जो होती हैं सर, इनर, इनमें जो फाइबर्स होते हैं, इनके फाइबर इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर कैसे होते हैं सर? लॉन्गिट्यूडनल। इनर कैसे हैं? सर्कुलर। आउटर वाले इनके फाइबर कैसे हैं? यानी कि इनके मसल फाइबर कैसे अरेंज हैं? सर्कुलर हैं और लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, जो हमारी मस्कुलरिस है, जो हमारी मस्कुलरिस है, थोड़ा ध्यान से देखना कितने बड़े वाले हैं एनसीईआरटी वाले। ये लोग कह रहे हैं अच्छा मस्कुलरिस ओइसोफेगस में भी है, मस्कुलरिस स्टमक में भी है, मस्कुलरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, इस मस्कुलरिस लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। इसमें मसल्स फाइबर का अरेंजमेंट कहता है सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल। अब इसके बाद क्या लिख रहा है? इसके बाद एनसीईआरटी लिख रही है एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ठीक, अब कौन से रीजन यू नहीं बताए। ऑब्लिक मसल लेयर पाई जाती है तुम्हारे मस्कुलरिस के मसल फाइबर की ऑब्लिक लेयर पाई जाती है किसमें? स्टमक में। कहां पाई जाती है? स्टमक। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर ऑब्लिक इसलिए होती क्योंकि स्टमक में चर्निंग मूवमेंट करानी होती है, ज्यादा विग्रस करानी पड़ती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नहीं है भाषण में मिक्सिंग ऑफ फूड स्टमक में क्या करानी? बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि अभी अभी खाना आया है उसको एकदम लुकदी बनाना है, उसमें मैसअप उसको अच्छे से करना है। इसके लिए वहां पर ऑब्लिक मसल फाइबर भी पाए जाते हैं। नहीं आई बात सुनिए। तो मस्कुलरिस में सर्कुलर मसल फाइबर भी है, आपके यहां पर सर्कुलर मसल फाइबर भी पाए जाएंगे, आपके यहां पर बेटा लीनियर भी सर्कुलर भी पाए जाएंगे, आपके लॉन्गिट्यूडनल भी पाए जाएंगे, बट ऑब्लिक मसल फाइबर भी पाए जाते हैं। लेकिन ऑब्लिक कहां पाए जाते हैं? स्टमक रीजन में। कहां पाए जाते हैं? स्टमक रीजन में पाए जाते हैं। तो बेटा सबसे बाहर की तरफ क्या हो गई आपकी? सिरोसा। सिरोसा के बाद क्या हुई? मस्कुलरिस हो गई। कौन सी हो गई? मस्कुलरिस। और बेटा जो मस्कुलरिस है इसमें नॉर्मली मसल फाइबर कैसे होते हैं? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, बट स्टमक रीजन में कैसे होते हैं? ऑब्लिक। अब तीसरी लेयर कौन सी है बेटा? सबम्यूकोसा। कौन सी है? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा फॉर्म द, ये बनी होती है किसकी? लूज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है? चलो बताओ भैया दीपक, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके एग्जांपल बताओ। बैठ के बताओ, आराम से, खड़े मत हो। अंशुल बताओ। बताओ नितिन। बताओ वंशिका। वंशिका बताओ। तुम क्या बोले? एडिपोज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कौन है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। आई बात समझ में? एडिपोज और एरियोलर। क्लियर है भैया? ब्लड जो है स्पेशल टाइप का है, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। लूज में आपके 2 टाइप, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में आपके 2 कैटेगरी, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में टेंडन और लिगामेंट, डेंस इरेगुलर में स्किन। कौन है? स्किन। और आपका जो स्पेशल टाइप का उसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड है। ठीक है?
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो बताया था, बताओ सनी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स थी? कौन बताएगा? हाँ, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। याद आया कि नहीं याद आया? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या देती है? कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। मास्ट सेल क्या देती हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, पक्का ना सर? और तुम्हारा जो और जो तुम्हारी मैक्रोफेजेस थी वो क्या दे रही थी? सुरक्षा दे रही थी। क्या दे रही थी? सुरक्षा दे रही थी। डिफेंस में मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? डिफेंस में। तो बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, सब म्यूकोसल लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। यहां पर नर्व्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? नर्व्स। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल पाई जाती है। कौन कौन सी वेसल्स पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और बोलो भैया नर्व। भैया नर्व पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक बात और कह रहा है कि जब सब म्यूकोसा लेयर को देखोगे, अब देखो ये एक्सेप्शन की बात हो गई, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप देखोगे डियोडिनम को, किसको देखोगे? डियोडिनम को। जब आप डियोडिनम में देखोगे, देखो सब म्यूकोसा लेयर की अभी कॉमन बात कर रहे हैं। अभी सब म्यूकोसा लेयर की क्या कर रहे हैं? कॉमन बात सब म्यूकोसा लेयर की कर रहे हैं कि सब म्यूकोसा लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तुम्हारा ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। लेकिन इसके अलावा बात कर रहा है कि आप जब इस सब म्यूकोसा लेयर को डियोडिनम में देखोगे, कहां देखोगे? डियोडिनम में। तो यहां पर पाई जाती हैं आपकी ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये ग्लैंड जो पाई जाती हैं वो कहां पाई जा रही हैं? सब म्यूकोसा लेयर। इन्हें हम लोग ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? या इन्हीं को कहते हैं डियोडिनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? डियोडिनल। अभी इनके बारे में बात करेंगे, अभी दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? अभी मेरी बात सुनिए। देन कह रहा है इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर बेटा? इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? सिरोसा। जो इनर मोस्ट लेयर, सॉरी म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर तुम्हारी कौन सी है? म्यूकोसा है। इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है, इसमें पाई जाती हैं इर्रेगुलर फोल्डिंग्स। क्या पाई जाती हैं? इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में क्या पाई जाती है सर? इर्रेगुलर फोल्डिंग। बताओ ये इर्रेगुलर फोल्डिंग दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। अब बताओ ये इर्रेगुलर फोल्डिंग स्टमक में होंगी कि नहीं होंगी? भाई म्यूकोसा तो हर जगह है ना, ओइसोफेगस से लगा करके एनस तक हर जगह है ना। अरे हाँ ना बोल भाई। तो स्टमक में बताओ ये म्यूकोसा की फोल्डिंग होगी कि नहीं होगी? और डियोडिनम में भी होगी। लेकिन देखो भाई मेरी बात सुनो भाई, यहां पर जब ये स्टमक में है, ये फोल्डिंग्स जो हैं अगर स्टमक में है, कहां पर है? स्टमक में, तो इन्हें हम रेग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये स्टमक में है तो इनको हम रेग्यू कहते हैं। और जब ये फोल्डिंग्स इंटेस्टाइन में है, कहां पर है? इंटेस्टाइन में। जब ये फोल्डिंग इंटेस्टाइन में है, ध्यान से सुनेगा, जब ये फोल्डिंग इंटेस्टाइन में है तो इन्हें हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं इन्हें? विलाई। तो म्यूकोसा लेयर में जो आपकी फोल्डिंग्स पाई जा रही हैं स्टमक रीजन में, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेग्यू। क्या कहते हैं? रेग्यू। और इन्हीं फोल्डिंग्स को जब हम कहां देखते हैं? इंटेस्टाइन में, तो उन्हें क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? और विलाई के ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, कैसे प्रोजेक्शंस हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। विलाई के ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। और बेटा इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्रश बॉर्डर देना। क्या देना? ब्रश बॉर्डर। यानी कि इंक्रीज करना सरफेस एरिया को। किसको इंक्रीज करना बेटा? इंक्रीज करना सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देना ताकि क्या बढ़ जाए? एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखो भाई ध्यान से सुनना भैया, ये जो फोल्डिंग्स है हमारी, ये जो फोल्डिंग्स है, जैसे हमारे पास बेटा यहां पर ये एक सेल है, ये हमारे पास एक कोशिका है, ये हमारे पास एक सेल है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक सेल है, अभी दिखा रहा हूं सर, एक मिनट। ये हमारे पास एक सेल है, देखो बेटा ये हमारे पास एक सेल है। देखिए बेटा ये आपकी सेल हो गई, ठीक है? ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये एक दूसरी सेल है जिसके साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन हो गई। ठीक, ये दूसरी सेल हो गई बेटा। ये देखो बेटा, ये यहां पर एक तीसरी सेल है जिसमें आपकी प्रोजेक्शंस हुए, और उन प्रोजेक्शंस में क्या हो गए? और माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हो गए। ठीक है भैया, इसमें क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। अब आप बताओ इसमें से किस सेल का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है? हाँ, तीसरी वाली का ना, क्योंकि इसमें क्या बन गया है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है।
दूसरे नंबर पे किसका है? सेकेंड वाले का। तो बेटा सेल का साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन कर लेता है। क्या कर लेता है? एक्सटेंशन। तो इसे हम कहते हैं विलाई। और जब विलाई पे भी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बन जाए तो माइक्रोविलाई। बताओ अक्षत, ये विलाई और माइक्रोविलाई बनाने में कौन हेल्प करता है? इन विलाई और माइक्रोविलाई को बनाने में कौन हेल्प करता है? इन विलाई और माइक्रोविलाई को बनाने में कौन मदद करता है? ठीक है, चलो ये कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चल भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई कठोर चीज है क्या? ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने उभार बना दिए। आप बताओ, खाना खाओगे तो फिर ये चपटी नहीं हो जाएगी? नहीं चपटी हो जाएगी? हाँ, कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर सेल्स पे तुम लोग बेवकूफ हो। तुम लोग बेवकूफ हो। कौन हो? क्यूबाइडल सेल्स हमने ऐसे बताई थी। हमने कहा था क्यूबाइडल सेल्स हो या कॉलमनर सेल्स हो, दोनों पे माइक्रोविलाई और विलाई बनती है। यहां पर कौन सी पाई जा रही है? कॉलमनर। तो यहां पर भैया, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या बना लिया? माइक्रोविलाई। क्या बना लिया? माइक्रोविलाई बना लिए। विलाई इसके ऊपर माइक्रोविलाई बना लिए। ठीक, विलाई बनाई और विलाई पे क्या बना ली? माइक्रोविलाई। तो हम कह रहे हैं ये माइक्रोविलाइज को बनाने में मदद कौन करती है? इतने अच्छे से सुनते हो हमको तुम। हमने तुमको सेल पढ़ाया था? सेल में साइटोस्केलेटन पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया? साइटोस्केलेटन सनी नहीं पढ़ाया? साइटोस्केलेटन जब बताया तो साइटोस्केलेटन जब बताया तो वहां पर मैंने बताया नहीं थे तीन टाइप के तुम्हारे। एक बताई थी माइक्रोट्यूब्यूल्स, नहीं याद आ रहा है? अरे बोलो यार। सीलिया स्ट्रक्चर के पहले हमने तीन टाइप के फाइबर्स नहीं बताए थे? वो कौन कौन से थे? देख लो, देख ही लो, देख के ही बता दो। हम तो ये कहते हैं, देखा है क्या? बता दो। अब देखो कहां ढूंढ रहा है बेवकूफ। पीछे इस वाले पे ढूंढ, इसी पे नीचे बता। ढूंढ भी तो नहीं पा रहे हो। अपोजिट वाले पे जहां पे उंगली रखी है। तुम भी ढूंढो। तो हमने कहा था मत पढ़ो। माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा था। और हमने कहा था विलाइज और माइक्रोविलाइज बनाने में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? और हमने वहां पर एग्जाम्पल ये दिया था कि भैया जैसे घर में तुम्हें पोर्च निकालनी है, छज्जा निकालना है, तो छज्जा केवल क्या बालू सीमेंट का बन जाएगा? उसमें क्या लगानी पड़ती है? सरिया। नहीं आता है। तो विलाई और माइक्रोविलाई बनाने में कौन हेल्प करेंगे? ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट, यही तो साइटोस्केलेटन है। अप्लाई करना ही नहीं आता तुम लोगों को। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन तुम्हारे एक तो हो गई माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा कौन था तुम्हारा? बोलो। माइक्रो, पहला कौन लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? इसमें तो तुम्हारा एक तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए थे मैंने कहा था अरे इतना समझो यार, ये सारे जो हैं सेल स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे घर को बनाने में आयरन रॉड्स यूज होती हैं, सरिया यूज होती है, वैसे ये प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो हमारे सेल स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करते हैं। जैसे सेंट्रियोल बनाना है, जैसे सेंट्रोसोम बनाना है, जैसे स्पिंडल फाइबर बनाना है, स्पिंडल एपरेटस बनाना है, विलाई बनानी है, माइक्रोविलाई बनानी है, एस्टर बनाना है, ठीक है, मंदिर बनाना है, घर बनाना है, मस्जिद बनाना है, टॉयलेट बनाना है। वहां क्या लगाओगे? सरिया? नहीं, यही बात समझ में। तो साइटोस्केलेटन है वो। वैसे सेल्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने में ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कोलेजन क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था, ठीक है, याद करो, ठीक है, नहीं याद करो मत करो, ठीक है। यहां पर आपके ये प्रोटीन्स लगेंगे और ये क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक स्मूथ स्ट्रक्चर है
तो उसको यहां पर ये स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, याद रख पाओ तो ठीक, नहीं याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो भैया, तो हमारे जो इररेगुलर फोल्डिंग्स हैं, जो हमारे इररेगुलर फोल्डिंग्स है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ये हमारे जो इररेगुलर फोल्डिंग्स है बेटा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ये जो हमारे इररेगुलर फोल्डिंग्स हैं, इन इररेगुलर फोल्डिंग्स को ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ये जो इररेगुलर फोल्डिंग्स है, इन इररेगुलर फोल्डिंग्स को स्टमक में क्या कहते हैं, रेग्यू, और इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं, विलाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाइस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप देखो बेटा, अगर ये मान ले कि ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, किसका पोर्शन है, इंटेस्टाइन का, और हमने ये इतना पोर्शन यहां से काट लिया, क्या कर लिया, काट लिया, इतना पोर्शन कट किया, और कट करने के बाद हमने ये पोर्शन देखो यहां पर दिखाया, ये नहीं आया समझ में, यहां से इतना पोर्शन ये कट किया हमने, और कट करने के बाद तुमको ये दिखा दिया। तो देखो बेटा, ये जो पोर्शंस यहां पर दिखाए जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये आपके विलाइस दिखाई जा रही हैं। क्या दिखाई जा रही है, विलाइस। मैंने कहा ना, अभी ये रेग्यू नहीं है, अभी इन्हें तुम मान लो ये विलाइस है, इंटेस्टाइन है। तुमने इंटेस्टाइन का सेक्शन देखा, इंटेस्टाइन का सेक्शन देखा, तो यहां पर तुमने निकाल के देखा, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गए सर, आपके विलाइस। ये क्या हो गए आपके, देखो विलाइस सबको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये आपके क्या हो गए, विलाई। दिखे कि नहीं दिखे सर, ये विलाई हो गए। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, विलाइस के अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं, व्हाट इज लैक्टियल? विलाइस के अंदर, किसके अंदर, विलाइस के अंदर, विलाइस के अंदर नेटवर्क है। विलाइस के अंदर क्या है, नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज का, लिम्फ वेसल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियस। अब कहोगे सर ये किस लिए, भाई सीधी सी बात है, गांव तक सड़क क्यों पहुंचाई जा रही है, उसे हाईवे से क्यों जोड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के अंतर्गत तुम्हारे हर गांव को क्यों पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है? ताकि गांव का किसान अनाज को शहर तक पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। अरे यार, तो विलाई तक ये आपकी कैपिलरीज, वेन्स क्यों गई हैं, इनका नेटवर्क वहां क्यों है? ताकि जो खाना खाओ वो ब्लड में पहुंच, और वहां पर ये जो इनका नेटवर्क है, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड लैक्टियस। नहीं आई बात? तो लैक्टियल कहां है, लैक्टियल यहां है, ये जो है ये विलाई है, इनके अंदर लैक्टियल है। नहीं आई बात समझ में? विलाइस के अंदर ब्लड वेसल्स का, लिम्फ वेसल्स का जो ये स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स का जो यहां पर जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है, उनका जो नेटवर्क है बेटा, ध्यान से सुनेगा, इनका जो नेटवर्क है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं लैक्टियस। क्या कह रहे हैं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? पक्का? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो भैया, ये देखो दो विलाई, ये क्या है, दो विलाई, दो विलाई दिख रही है, नहीं दिख रही? मैं दिखाऊं, ये देखो, मैं दिखाऊं, ये देखो, दिखी दो विलाई? दो विलाई के बीच में ये रीजन दिख रहा है, देख मेरे भाई, ये विलाई माइक्रोस्कोपिक होती, इतनी बड़ी नहीं होती है, समझे? ये जूम करके दिखाई गई है, हाँ, और जूम नहीं, एकदम बड़ा वाला जूम, मैक्सिमम वाला। तो इसके बीच में, दो विलाई के बीच में जो ये छुपा हुआ पोर्शन है, कैसा पोर्शन है, छुपा हुआ पोर्शन, दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ पोर्शन, समझे? नहीं आई बात समझ में? अभी सुनो, ये जो विलाई है, जो ये आपके, जिनकी वजह से क्रिप्स बन रहा है, यहां पर पाई जाती है ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स। मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इंटेस्टाइन में किस रीजन की, म्यूकोसा की, उसमें विलाई की, विलाई में छुपा हुआ पोर्शन क्रिप्स, उसमें पाई जाती है ग्लैंड। क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वो करती सिक्रीशन, एक नहीं बहुत सारी है, बहुत सारी क्या है, बहुत सारी क्या है, ओ चाचा क्या खो गया तुम्हारा, क्या है, ग्लैंड, क्या है, ग्लैंड कहां है,
ग्लैंड कहां है? क्रिप्स कहां है? बेवकूफो, विलाई के बीच में। विलाई कहां है? इंटेस्टाइन में। और विलाई किसकी बनी? म्यूकोसा की। म्यूकोसा आउटर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट है, वो फोल्डिंग बनाती है। इंटेस्टाइन में उस फोल्डिंग को विलाई कहते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई कहते हैं, उनके बीच में छुपे हुए पोर्शन को क्रिप्स कहते हैं। उसमें ग्लैंड पाई जाती हैं, वो सिक्रीशन करती हैं, उन ग्लैंड्स को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर, खून। क्या कहते हैं? क्या 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 नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर, खून। क्रिप्स ऑफ लीवर क्या कहते हैं? लीवर, खून। वो जो क्रिप्स में है छुपी हुई ग्लैंड्स, उन्हें कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर। क्रिप्स ऑफ लीवर, क्रिप्स ऑफ लीवर। क्रिप्स ऑफ लीवर खून नहीं है, क्रिप्स ऑफ लीवर खून है। और ये जो क्रिप्स ऑफ लीवर खून है, ये कहां पाए जा रहे हैं? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की किस लेयर में? इनर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर का नाम म्यूकोसा की फोल्डिंग का नाम विलाई। विलाई पे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को क्या कहते हैं? और उसके बीच में छुपे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? क्रिप्स में ग्लैंड को क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लीवर, खून। क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ। और क्रिप्स ऑफ जो लीवर खून है, सुनिएगा मेरी बात, जो क्रिप्स ऑफ लीवर खून है ना, उसमें पाई जाती हैं आपकी मेजर 5 प्रकार की सेल। कितने प्रकार की ग्लैंड? 5। पहली होती एब्जॉर्प्टिव सेल। पहली बोलो एब्जॉर्प्टिव सेल। पहली बोलो एब्जॉर्प्टिव सेल। दूसरी बोलो गोबलेट सेल। दूसरी कौन सी? गोबलेट सेल। तीसरी बोलो पीनट सेल। चौथी बोलो इंटेरो एंडोक्राइन सेल। चौथी बोलो स्टेम सेल। नहीं आई बात समझ? ये नाम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। गोबलेट सेल क्या दो नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था वंशिका? पढ़ा था। यूनिसेलर की मल्टीसेलर याद आया? पेज नंबर 102 ऊपर से नीचे वाली चौथी लाइन। नहीं याद आया? याद आया? नहीं याद आया? हाँ क्या? बोलो बोलो, सुन नहीं पाए। कॉलमनर और क्यूबाइडल मिलकर नहीं बनाती हैं। कॉलमनर से भी ग्लैंड बन सकता है, कॉलमनर से भी बन सकता है। पहुंचे तुम, वहां पहुंच गए, वेरी गुड, पहुंच गए। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। सर ये 5 प्रकार की सेल्स मिलकर के कहलाती हैं क्रिप्स ऑफ लीवर, खून। क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स ऑफ लीवर खून में बेटा पहली सेल का नाम क्या है? एब्जॉर्प्टिव सेल। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? गोबलेट सेल। तीसरी कौन सी? पेनस सेल का दूसरा नाम ग्रैनुलर सेल। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुने सर, सुने सर, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ध्यान से कान खोल के सुनेगा सर। मैं ग्रैनुलर कह रहा हूं, ग्रैनुलोसा नहीं। ग्रैनुलोसा नहीं, ग्रैनुलर। ग्रैनुलोसा कहां थी? खा लो पेन। ओवरी वाला। ये ओवरी वाले की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटेस्टाइन की। भाई साहब, बहन जी सुन लीजिए, 5 प्रकार की सेल्स बता रहे हैं, सुन लीजिए कान खोल के। एब्जॉर्प्टिव सेल, गोबलेट सेल, पेनस सेल, इंटेरो एंडोक्राइन सेल, स्टेम सेल। कहोगे इनका क्या काम? बेवकूफों, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती टोटी पोटेंसी। तुमने खाना खाया, बेचारी गोबलेट सेल मर गई, तो क्या दोबारा उसको बनेगी? नहीं, उसकी जगह दूसरी सेल बनाएगी कौन? स्टेम सेल। एब्जॉर्प्टिव सेल मर गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, उसे नई सेल बनाएगी कौन? स्टेम सेल। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? सुनो, बताओ अंशुल, किस लेयर में डिओडिनम में, किस लेयर में डिओडिनम में बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड? डिओडिनम की किस लेयर में बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड? अभी कहा था याद रखना, तो उसे मुजरा कर रहा है, अभी बोल रहे ठुमका लगाएगा, फिर लगाएगा ठुमका। पैसा दिया।
पन्ना पलटने से नहीं, दिमाग पलटो, वहां लिखा ही नहीं। गधो, अभी कहा था, पढ़ाया था, मैंने कहा था नाम याद रखना। 10 मिनट नाम नहीं याद रख पाए, 10 मिनट नाम नहीं याद रख पाए। ये देखो, केवल लिखने से नहीं होता। इधर देखो, डियोडिनम, इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सम म्यूकोसा। और मैंने कहा था नाम याद रखना, ब्रूनस ग्लैंड। तुमने कहा ये क्या? हमने कहा था याद रखना, लिखो नहीं, याद रखना। कहा था ना, क्यों नहीं याद रखा? सम म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडिनम। क्या डियोडिनम? डियोडिनम में ही सब म्यूकोसा है? नहीं, ओइसोपैगस से लगा एनस तक हर एक पार्ट में। लेकिन सम म्यूकोसा जो डियोडिनम में पाई जाती है, उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्रूनस ग्लैंड। उनका दूसरा नाम डियोडिनल ग्लैंड, क्योंकि वो डियोडिनम में होती हैं, क्योंकि वो तो डियोडिनम पार्ट किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसमें जो म्यूकोसा लेयर है, उसमें क्या है? उसमें है इनर मोस्ट लेयर। क्या है? जो डियोडिनम की इनर मोस्ट लेयर क्या है? म्यूकोसा। उस म्यूकोसा में क्या है? विलाई। विलाई पे क्या है? माइक्रोविलाई। बीच में छुपा हुआ पोर्शन क्रिप्स। क्रिप्स में क्या है? क्रिप्स ऑफ लीवर खून। और उसी की सब म्यूकोसा लेयर में क्या है? ब्रूनस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? तो ब्रूनस ग्लैंड सिक्रीशन करती है। क्या करती है? अबे ग्लैंड है तो निकालेगी ना। और क्रिप्स ऑफ लीवर खून क्या है? ग्लैंड। ग्रुप ऑफ ग्लैंड की एक ग्लैंड, ग्रुप ऑफ ग्लैंड, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं ये। तो क्रिप्स ऑफ लीवर खून एंड ब्रूनस ग्लैंड। फिर से बोलो, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, ब्रूनस ग्लैंड। फिर से बोलो, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, ब्रूनस ग्लैंड। हे, क्रिप्स ऑफ लीवर खून में कितनी सेल? 5। पहली एब्जॉर्प्टिव सेल, दूसरी, तीसरी पेनस सेल, चौथी इंटेरो इंडोक्राइन सेल, और 5वीं स्टेम सेल, और छठी एक जोड़ दो, ब्रूनस ग्लैंड। ये सारी सेल्स का सिक्रीशन, चाचा सब लिखा, भी दिखा रहा हूं। इन सारी ग्लैंड्स का सिक्रीशन कहां निकलता है? बेवकूफों, किस पार्ट में? डियोडिनम। डियोडिनम किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो सिक्रीशन होता है, इसको कहते हैं जूस। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन में निकलता है, इसलिए कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नीचे मत देखो, इधर देखो, इधर देखो। बताओ, इस इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर का नाम, उसकी फोल्डिंग्स का नाम, विलाई के ऊपर छुपा हुआ पोर्शन, क्रिप्स में जो ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, क्रिप्स ऑफ डियोडिनम में जो सब म्यूकोसा लेयर, उसमें कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है? क्रिप्स ऑफ लीवर खून। क्रिप्स ऑफ लीवर खून प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड निकालती हैं सिक्रीशन। इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। दैट कंप्लीट मिक्सचर इज कॉल्ड सक्कस इंटेरिकस। पानी डाला, दूध डाला, अदरक डाली, चाय डाली, इलायची डाली, बन गई क्या चाय? नहीं समझे सर? तो इन सब का जो सिक्रीशन है वो क्या कहलाता है? सक्कस इंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस। इसी को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या कहते हैं चाचा? ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस में 4 प्रकार के एंजाइम। कितने प्रकार के एंजाइम? डाइसैकराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। चलो बताओ कितने टाइप के? कितने टाइप के? डाइपेप्टाइड, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइड। सुनो, मोनोसैकराइड सुने हो? डाइसैकराइड क्या है? जब मोनो मिले तो डाई,
मोनो मिले तो डाई को क्या बोलते हैं? पॉली। मुंडी तोड़ के अभी भेज आएंगे बैरोगाट। मोनोमर यूनिट जब 2 डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रा, पॉली, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा तक क्या बोलते हैं उनको? सैकराइड कितने टाइप के अक्षर? कौन कौन? और तो ऑलिगो किसे कहते हैं? 8 से ऊपर नहीं, 2 से 8 वालों को। तो डाइसैकराइड किस में आएंगे? ऑलिगोसैकराइड। अब ये भी कह देना बायोमोलिक्यूल तो पढ़ा नहीं है। क्या बोलेंगे? ऑलिगोसैकराइड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? ऑलिगोसैकराइड। समझे कि नहीं समझे? डाइसैकराइडेजेस, यानी कि ये वो डाइसैकराइड कोई एंजाइम का नाम नहीं है, पता है तुमको वंशिका? ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो शुगर को डाइजेस्ट कर रहे हैं। किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं? तुमको सर पॉली क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे पगलू, ये वो एंजाइम है, ये वो जूस है जो सबसे बाद में काम करता है। समझे? दूसरा क्या है? डाइपेप्टाइडेजेस। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अपने नाम से बता रहा है। लाइपेजेस मतलब, और न्यूक्लियोसाइडेजेस मतलब नहीं आया, नहीं आया। ये चाचा क्या खो गया तुम्हारा? इधर देखो, कितने टाइप के बताए? 4 टाइप। और ये पर डे निकलता है 1.5 से 2 लीटर। इसका पीएच 7 to 8। इसमें वाटर और म्यूकस पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इधर सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये किसकी बात हो गई? ये हो गई म्यूकोसा लेयर ऑफ डियोडिनम की। तो म्यूकोसा तो यार स्टमक में भी है ना, तो वहां भी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। उसको हमने वहां पर फोल्डिंग को क्या कहा था? रेग्यू। क्या कहा था? तो फोल्डिंग जो इंटेस्टाइन में, उन्हें विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं, और जो स्टमक में पाई जाती है उन्हें रेग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ए भैया सुन लो, भैया ध्यान से सुन लो, आंखें खोल के देख लो। इधर देखो भैया, ई देखो तोहार का है स्टमक, जू का है स्टमक। ईमा सबसे बाहर का हुई है भैया बताओ? सबसे बाहर की लेयर क्या होगी? अरे पगलू हम कह रहे हैं स्टमक की सबसे बाहर की लेयर क्या होगी? सिरोसा। सिरोसा के बाद मस्कुलर, मस्कुलरिस में बताओ सर्कुलर की लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक। और मस्कुलर के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद। तो म्यूकोसा लेयर आप जब स्टमक देखोगे तो उसमें भी दिखेंगी क्या? फोल्डिंग। उनका नाम क्या है? वेग्यू। क्या नाम है इनका? का नाम है? रेग्यू नाम है। का नाम है? रेग्यू। और सुनो, इन रेग्यू में भी पाई जाती हैं ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं? उन्हें बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ दिस चैप्टर। वेरी वेरी, है ना, एकदम गरम गरम स्पॉट है सर, ध्यान से सुनिए सर। रेग्यू ऑफ स्टमक में पाई जाती हैं 3 टाइप की सेल्स। कितने टाइप की? कितने टाइप की? कितने टाइप की? 3 टाइप की सेल। पहली है म्यूकस नेक सेल। पहली बोलो, म्यूकस नेक सेल। दूसरी पेप्टिक और चीप सेल। तीसरी पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल। बस इतना याद रखना, बस सिंपल। इन्हीं 3 नामों में क्वेश्चन आ जाता है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन यानी 8 नंबर पक्के आने। ठीक, 4 आ गए तो 16 है ना, लेकिन मिनिमम 2 आते हैं। ठीक, उनमें से एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। सोचो, नहीं समझे? ये पूरा पेज ध्यान से सुनेगा मेरी बात। म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीप सेल, पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल, ये आपकी कहां पाई जा रही है? रेग्यू में। कहां पाई जा रही है? कहां पाई जा रही है? रेग्यू में पाई जा रही है। और सुनिए चाचा, क्रिब्स ऑफ लीवर खून कहां पाया जा रहा है? विलाइस के बीच में, क्रिब्स में, विलाइस के बीच में, क्रिब्स में। आपकी एनसीईआरटी ने क्रिब्स ऑफ लीवर खून बताया, सेल्स का नाम नहीं बताया। सेल्स का नाम नहीं बताया। उसके बाद नीट वालों ने क्या किया? तुम्हारे साथ धोखा दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा? बोले इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में बताइए कहां से लाइसोजाइम निकलता है। बोले इंटेस्टाइन में लाइसोजाइम कौन निकालता है?
नहीं आई बात समझे? पीनस सेल्स और ग्रैनुलर सेल निकालती हैं लाइसोजाइम, और ये वही है जाइम, एंजाइम, जो तुम्हारे आंसुओं में है, टेसुओं में है, तुम्हारे सलाइवा में है, समझे? तुम्हारी लार में होता है ये, और तुम्हारे आंसुओं में होता है ये, और ये तुम्हारी इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, उठा के देख लेना 2020 का पेपर, सीधा सीधा पूछा गया। साहब पूछा गया, नाम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्रिप्स ऑफ लीवर खून दिया है। इसका मतलब लिप्स क्रिप्स ऑफ लीवर खून दिया है। अगर कोई नाम दिया है तो उसकी आसपास की चीजें तुम्हें पता होनी। व्हाट इज क्रिप्स ऑफ लीवर खून, ये तुम्हारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बताना चाहिए सर यहां पर। इसलिए मैंने बताया ये 4 नाम एडिशनली, क्योंकि सर क्वेश्चन आया है पीनस सेल्स ग्रैनुलर सेल्स निकालती हैं क्या, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है। तुम्हारे सलाइवा में, तुम्हारे आंसुओं में पाया जाता है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम किसे तोड़ता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो भैया तुम कहोगे इसका मतलब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को घुसने से रोकता है। यस, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज तो बताएंगे। बोलो बात समझ में आई? सुनो मेरी बात, अब सुनो, ये क्वेश्चन यहां से है, ठीक, डन। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना भैया। और जो फोल्डिंग्स तुम्हारे स्टमक में, जो फोल्डिंग तुम्हारे स्टमक में, वो फोल्डिंग जो तुम्हारे स्टमक में, उनमें भी ग्लैंड है, लेकिन उनका नाम क्या है, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिस सेल। केवल इतना ही नहीं याद रखना है तुमको, यहां से ये याद रखना है म्यूकस नेक सेल क्या निकालेगी, म्यूकस, एकदम सिंपल है, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल क्या निकालेगी, पेप्सिनोजन, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिनोजन, that is active form is the pepsin। and सर, भैया, दीदी, दादा, ध्यान से सुनो मेरी बात। पैराइटल और ऑक्जेंटिस सेल निकालती है HCl, क्या निकालती है, HCl, या और निकालती है इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl कौन निकालती है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। कौन निकालती है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। नहीं आई बात समझ में? पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालती हैं, बोलो भैया, HCl निकालती हैं। क्या निकालती हैं, HCl निकालती हैं। क्या निकालती हैं, HCl। और क्या निकालती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 19 में। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है, पूछा गया। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब देखो, आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन B12 का तुम्हें साइनो को बोल रहा, माइन नाम पता नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बताया मैंने, इसकी कमी से होता है। इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से निकलता है, अभी थामा, सुना मेरी बात, सुनो। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया विच ग्लैंड ऑफ स्टमक हेल्प इन इरेथ्रोपोइसिस। फिर से बोलते हैं, विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड स्टमक की है जो इरेथ्रोपोइसिस में मदद करती है। ये नीट वालों ने क्वेश्चन पूछा। अब पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस, क्या होता है सनी? तुम्हें तो डाइसन सारा आता है, तुम्हें नहीं कहा था? स्टार्ट करने से पहले वही बोला था तुमने कहा था तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें आता है। शिवोम सर से पूछाएंगे। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द बोन में रेड बोन मैरो इज इरेथ्रोपोइसिस। ओके सर, इरेथ्रोपोइसिस हो रही यानी कि सेल डिवीजन हो रही है। अरे चाचा आप इधर तो सुनो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, क्या हो रही है, यानी कि माइटोसिस हो रही है। अरे यार, क्या हो रही है, माइटोसिस, यानी कि सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में मदद करती है विटामिन B12। कौन मदद करती है, कौन मदद करती है, कौन करती है, विटामिन B12 किससे मदद करती है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन से ही आरबीसी बनती है। कहां बनती है, रेड बोन मैरो में। अरे यार, और वो विटामिन B12 कहां से आता, खाने से, और खाने से उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आता, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से। ये क्वेश्चन था, आंसर क्या था, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल।
नहीं आया समझ में? कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना सर? मजेदार था कि नहीं था? तो ये क्वेश्चन यहां से आया सर, सीधा सीधा भी आ सकता है क्वेश्चन। मैंने कहा विच ग्लैंड ऑफ स्टमक हेल्प इन इरेथ्रोपोइसिस? विच ग्लैंड ऑफ स्टमक हेल्प इन इरेथ्रोपोइसिस? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना बोल भाई, डन डना डन डन। अभी देखो बेटा, अभी सुनो मेरी बात, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। अभी मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं। अब देखो बेटा, अब यहां पर इसको पढ़ो, अब इसको रीड करोगे यहां पर, अब इसको रीड करोगे बेटा जी, तो आपको दिख जाएगा। अब देखो कितना खूबसूरत ये लाइनिंग यहां पर लिखी हुई है, इतनी खूबसूरत लाइन हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। इधर देखो बेटा, इधर देखो क्या कर रहा है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। क्या कर रहा है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कौन देती है? माइक्रोविलाई देती है। क्या बढ़ाती हैं? सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सर ये सरफेस एरिया बढ़ाई करे, विलाई सप्लाइज विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का लैटियल। एक एक लाइन अपने आप में 4 नंबर रख रहे हैं, एक एक वर्ड अपने आप में 4 नंबर के लिए वैल्यू रख रहा है सर। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज ए गोबलेट सेल्स secrete the mucus, help in the lubrication. And mucosa also form a gland in the stomach called the gastric gland. कह रहा म्यूकोसा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी रखती है। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड? म्यूकस, नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पैराइटल और। अब देख मेरे कितना छुपा इसमें, एकदम गागर में सागर है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, क्रिप्स। व्हाट इज क्रिप्स? छुपा हुआ पार्ट बिटवीन द बेस ऑफ बिलाई इज आल्सो हैव क्रिप्स ऑफ लीवर खून। एक वर्ड में कितनी चीजें लिखी, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, कितनी बढ़िया लाइन है ना। एंड ऑल द 4 लेयर शोज द मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री। इसे कहते हैं लिखने की खूबसूरती। नहीं आई बात समझ में? समझाने में 1 घंटे लग जाए। नहीं आई? मजा आई? सुनो मेरी बात सुनो। तो एलिमेंट्री कैनाल का ये एनाटॉमी था सर यहां तक। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो एनाटॉमी मैंने बताया सर, 2 मिनट और लेंगे, ध्यान से सुनेगा सर, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। 2 मिनट बस और लेंगे, ध्यान से सुने मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं सर, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन मैंने बता दी कि नहीं बता दी? अरे बोल मेरे भाई, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट क्या है? ग्लैंड्स। दूसरा पार्ट क्या है? ग्लैंड्स। दूसरा पार्ट क्या है? ग्लैंड। सेकेंड पार्ट इज योर ग्लैंड। सुने, एसेसरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एसेसरी ग्लैंड। बिल्कुल सही बात, एसेसरी ग्लैंड। सर एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी? ध्यान से देखो बेटा, अगला टॉपिक हमारा यही होगा। ये हमारी सर बक्कल कैविटी है। क्या है सर? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं आपकी 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड। कितनी पेयर? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड। दीपक कितनी पेयर? हाँ, अब तुम्हारी बात शुरू होती है। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड में एक पेयर है तुम्हारी पैरोटिड्स, एक पेयर है तुम्हारी सब मैक्सिलरी, और एक होती है तुम्हारी सब लिंगुअल। ठीक है, ये ग्लैंड्स के नाम है। और इन ग्लैंड्स का नाम है सिक्रीशन। इन ग्लैंड का काम है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। लार जानते हो? तो ये क्या निकालती है? लार, यानी कि सलाइवा। और सलाइवा वो पहला डाइजेस्टिव जूस है जो खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और मैंने आपको एक सीट दी, उसमें पेज नंबर 5 देखो, मिला कि नहीं मिला? उसमें बेटा देखो, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम लिखा है स्टेंसियन डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इसका लिखा है वॉटसन डक्ट। सब लिंगुअल का क्या लिखा है? रेविनस डक्ट। मिला कि नहीं मिला भैया? अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब यहां पर ये तुम्हारा होमवर्क है कि आप याद करके आओगे सलाइवा का कंपोजिशन। क्या याद करके आओगे? ऐसा हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि सलाइवा का क्या कंपोजिशन यहां पर मैंने दिया है। या आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, रीड कराएंगे सब मिल जाएगा, बस एक जगह किया है। तो आप क्या याद करोगे? सलाइवा का कंपोजिशन। क्या याद करोगे? ठीक है भाई। पहले कहां बंद करके जा रहे हो चाचा? हमने कहा 2 मिनट मांगे हैं ना मैंने। सलाइवा का कंपोजिशन। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सलाइवा का कंपोजिशन बताने के बाद अब तुमने खाना क्या किया? गटक लिया। खाना गटकने के बाद कहां गया? ओइसोफेगस। वहां कोई सिक्रीशन नहीं होता। उसके बाद कहां पहुंचा? स्टमक। स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस। क्या है? और गैस्ट्रिक जूस कौन निकालती है? म्यूकस, नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पैराइटल और ऑब्जेक्टिंग सेल। और इसका भी कंपोजिशन यहां पर मैंने दिया, ये आप याद करके आएंगे, इसके एंजाइम्स के बारे में। ठीक है,
मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप कल मैं सुनूंगा आपसे, पहले सुनूंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद ए भाई मेरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। स्टमक के बाद अरे सुनो तो मेरी बात। हाँ, ये तुम्हारे यहां तक दिया गया है, तुम्हारा गैस नहीं आएगा समझ में तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ जितना आए। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हारा फूड स्टमक से कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, पहले फूड में तुमने क्या मिलाया? सलाइवा। प्लीज इसको बेवजह मत दीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे डाइजेशन नहीं समझ में आएगा। पहले खाने में तुमने क्या मिलाया? सलाइवा। सलाइवा के बाद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के बाद उसमें मिलाया जाता है बाइल। क्या मिलाया जाता है? बाइल। और देखो बाइल का कंपोजिशन मैंने यहां पर दिया है सर, यह भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये याद करेंगे आप। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बाइल? बाइल बनता है तुम्हारे लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, काम करता है डिओडिनम में। और बाइल जब काम कर लेता है, बाइल जब काम कर लेता है डिओडिनम में, तो डिओडिनम में ही एक सिक्रीशन होता है जिसे कहते हैं हम लोग पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं बेटा? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम भी देखो यहां पर दिए हैं। सीट में एक एंजाइम का नाम 2 बार लिखा है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काट दो उसको, ठीक है। तो 6 एंजाइम आपके पैनक्रियाटिक जूस में, तो पैनक्रियाटिक जूस ने काम किया, ओके डन। और पैनक्रियाटिक जूस के बाद सबसे लास्ट में जो जूस काम करता है तुम्हारे फूड के ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल जूस, या जिसे कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इसी वजह से इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। नहीं आई बात समझ में? तो अब ये जूसेस कहां से निकलते हैं मैंने 2 बता दिए। एक तो गैस्ट्रिक जूस मैंने डिस्कस कर दिया, और दूसरा मैंने डिस्कस कर दिया इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। मुझे बचता है सलाइवरी जूस और बाइल और आपका पैनक्रियाटिक जूस। मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सलाइवरी एमाइलेज कहां होता है, आपको पता होना चाहिए पेप्सिनोजन कहां से निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, बाइल में क्या क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाइल में बिलिरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या पाया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम कौन से हैं, है ना? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। और उसके बाद सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम डाइसैकराइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये होमवर्क है, ये आपको याद करके आना है। फिर हम लोग कल फिजियोलॉजी खत्म करेंगे डाइजेशन की, उसके बाद डाइजेशन खत्म हो जाएगा। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद, आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर हमको सुना और कोशिश की सुनने की। धन्यवाद।